लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? प्लेटो की रचनाएं पढ़ रहे थे, ठीक है। जो साथी मतलब रनिंग क्लास में ऐड हो रहे हैं, तो अभी हम ज़्यादा ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क हमने नहीं पढ़ा है। नॉर्मल चीज़ें पढ़ी है, प्लेटो का जीवन परिचय हमने जाना है। और अब आज हम प्लेटो की क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? रचनाएं कल मैंने पढ़ा दी थी, तो एक बार मैं रचनाएं आपको याद करवा देता हूँ एक बार के लिए, और फिर से क्या बढ़ते हैं बताओ, आगे बढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले बताओ, देखें प्लेटो की जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं को हम क्या कहते हैं? रचनाएं कहते हैं या संवाद कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? संवाद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लेटो की जितनी भी रचनाएं कौन सी शैली में लिखी गई है? डायलॉग शैली में लिखी गई है, संवाद शैली में लिखी गई है। इसलिए प्लेटो की रचनाओं को रचना नहीं बोलकर हम क्या बोलते हैं बताओ? संवाद बोलते हैं। फिर बताओ, प्लेटो के इन डायलॉग्स को किसने बताओ संपादित किया था? ठीक है, बर्नेट के पास में क्या था बताओ? इंटरनेट। इसलिए बर्नेट ने क्या कर दिया था बताओ? इनको संपादित कर दिया था। इसके अलावा प्लेटो की 36 से लेकर 38 तक डायलॉग है, उसमें कुछ विवाद भी है, कुछ में नहीं है। लेकिन उसके साथ में क्या है बताओ? 13 उसने क्या लिखे हैं बताओ? लेटर भी लिखे हैं। 13 उसने क्या लिखे हैं बताओ? पत्र भी लिखे हैं। और 13 लेटर में से कौन सा लेटर ऐसा है जो उसकी जीवन कथा से जुड़ा हुआ है? 7वां लेटर ऐसा है जो उसकी जीवन कथा से या उसकी जिसमें उसकी ऑटोबायोग्राफी है। और इसी सप्तम पत्र में वो एक लाइन भी लिखता है कि एथेंस के जो भी राज्य हैं उनकी, एथेंस जो नगर राज्य हैं उसकी एक समस्या का एक ही समाधान है, या तो यहाँ क्या बन जाए बताओ? दार्शनिक राजा बन जाए, या जो राजा की कुर्सी पर बैठा है उसमें कौन सा भाव आ जाए? दार्शनिकता का भाव आ जाए। ठीक है। अब वैसे इन प्लेटों की रचनाओं को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं बताओ? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। लेकिन आपको इन 4 भागों के अकॉर्डिंग रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो मैक्सिमम जितनी किताबों का या जितने डायलॉग्स का नाम याद हो सकता है उतना याद करना है। मैं तो बताओ प्लेटो के पहले। हाँ हाँ हाँ, कौन से? ये देव को पूछ लो, उधर वो बता देगा। देखो, प्लेटो के पहले डायलॉग का नाम क्या है बताओ? अपोलोजी, है ना? अपोलोजी कब लिखी गई ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये उसी वर्ष लिखी गई है जिस वर्ष सुकरात को क्या पिलाया गया बताओ? जहर का प्याला पिलाया गया है। तो सबसे पहली जो पुस्तक लिखी थी, जो डायलॉग लिखा था प्लेटो ने, किसको समर्पित किया? अपने गुरु को समर्पित किया। और सुकरात के द्वारा न्यायालय में अपने डिफेंस में जो जो स्टेटमेंट दिए गए उनका काल्पनिक और व्यंग्यात्मक वर्णन किया है प्लेटो ने। किस में बताओ? अपोलोजी में। या इसको अपोलोजी ऑफ सैक्रोट्स भी बोल, सुकरात भी बोल सकते हैं। अपोलोजी ऑफ सुकरात भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी किताब इसकी कौन सी है बताओ? क्रिटो, है ना? क्रिटो में किसके संबंध में लिखा है? एक याद रखना था, राजनीतिक दायित्व, पॉलिटिकल ड्यूटी के बारे में लिखा था। इसमें ये उसी समय, जिस समय सुकरात को जहर का प्याला दिया जा रहा है, उस समय उसका एक दोस्त आता है जो उसको जेल से बाहर लेके जाने वाला होता है। लेकिन प्लेटो क्या बोलता है कि इस एथेंस की समाज ने मेरे को सब कुछ दिया है। इसने मेरा बौद्धिक विकास किया है, इसने मेरा शारीरिक विकास किया है, और इसने मेरा कौन सा विकास किया है बताओ? जितने भी हमारे विकास के आयाम हो सकते हैं उसमें योगदान है एथेंस के समाज का। इसीलिए मैं इस एथेंस के समाज को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं इसको अन्याय के रास्ते पे छोड़ के नहीं जाऊंगा, अभी तो यहाँ क्या स्थापित करने का प्रयास करूंगा बताओ? न्याय की स्थापना का प्रयास करूंगा। प्लेटो की कौन कौन सी रचनाएं ऐसी हैं जिनमें उसका राजनीतिक दर्शन दिखाई देता है? देखो, एक इसके अलावा और कौन सी याद रखोगे बताओ? रिपब्लिक। कौन सी बताओ? रिपब्लिक है। और कौन सी ये बताओ? एक है उसकी स्टेटमेंट है। और कौन सी ये बताओ? द लॉज है। ठीक है। इसका सीक्वेंस भी यही है। लेकिन इन 3 पुस्तकों के अलावा एक किताब ऐसी है जिसमें प्लेटो का राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक दायित्व दिखाई देता है। वो कौन सा है? क्रेटो। ठीक है। तो स्पेशली कितनी किताबें? 3+1। 3 कौन कौन सी? रिपब्लिक है, स्टेटमेंट है, लॉज है। इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। लेकिन इनसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी गई है बताओ? क्रेटो। देखो, रिपब्लिक का पहला जो भाग है उसमें स्पेशली किसका प्रभाव दिखाई देता है? सुकरात का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन उसका भाग नंबर 2 से लेकर 10 तक हम ऐसे मानते हैं कि उसमें सुकरात का प्रभाव कम है, और प्लेटो की मौलिकता क्या दिखाई देती है बताओ? ज्यादा दिखाई देती है।
प्लेटो की उन दो डायलॉग का नाम बताइए जिसमें सुकरात का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो कौन से दो डायलॉग है? तो इसमें किसका प्रभाव नहीं है बताओ? सुकरात का प्रभाव नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और सुशीला रामास्वामी वाली जो बुक है उसमें सीधा सीधा लिखा है स्टेटमेंट में और द लॉज में। कौन सी पुस्तक उसकी सबसे बड़ी पुस्तक है? सबसे बड़ी किताब कौन सी है उसकी? देखो, देखने में लगेगा हमको रिपब्लिक, लेकिन द लॉज में देखना, लाइन लिखी है, सबसे बड़ी किताब उसकी कौन सी है बताओ? द लॉज है। ऐसी किताब जो उसकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई थी वो कौन सी है? देखो, प्लेटो के जितने भी मैक्सिमम विचार है, जिस डायलॉग ने या जिस पुस्तक ने प्लेटो को प्लेटो बनाया, उसकी वो पहचान कौन सी पुस्तक की वजह से है बताओ? रिपब्लिक। वो पुस्तक कौन सी है बताओ? रिपब्लिक। लेकिन स्टेटमेंट और लॉज में उसने जो भी विचार दिया वही विचार आगे जाके कौन यूज कर लेता है बताओ? अरस्तु। वास्तव में अरस्तु जो अपना पॉलिटिक्स में विचार देता है वो विचार कहां से लेता है बताओ? द लॉज से। और अरस्तु किसका शिष्य? अरे प्लेटो का शिष्य था। अकेडमी में पढ़ता था क्या? अरे अरस्तु अकेडमी में पढ़ता था ना। अकेडमी की स्थापना किसने की थी? प्लेटो ने की थी। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें इसी सीक्वेंस में याद रखो। अब इसके अलावा कुछ पुस्तकों का और नाम याद रखो। जैसे एक किताब आपको याद है क्या? फिदो। फिदो पुस्तक में कौन सा विचार दिया? कौन सा विचार बताओ? प्रत्यय के विचार, यानी कि उसका थ्योरी जो प्रत्यय का सिद्धांत या उसका जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो कौन सी किताब में दिया गया है बताओ? फिदो में दिया गया है। ये याद रखने का है। इसी के साथ में चाहे याद रखना चाहो तो एक याद रखना, कौन सी बताओ? चार मेनाइट डिश। चार मेनाइट डिश में वो इस प्रत्यय के सिद्धांत का क्या करता है बताओ? पुनर्मूल्यांकन करता है। प्रत्यय के सिद्धांत का क्या करता है बताओ? पुनर्मूल्यांकन करता है। ये याद नहीं रहे, लेकिन ये याद रखना जरूरी है। कौन सी पुस्तक में बताओ? फिदो। फिदो पुस्तक में वो कौन सा सिद्धांत देता है बताओ? प्रत्यय का सिद्धांत देता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी एक किताब और मैंने आपको याद रखने बोला, वो कौन सी बताओ? टीमियस। टीमियस में एक तो कौन सा कॉन्सेप्ट है बताओ? ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है बताओ? ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का सिद्धांत या त्रिभुज का रूपक। उसकी सहायता से प्लेटो ये समझाना चाहता है, कौन सी सिद्धांत को समझाना चाहता है? प्रत्येक के सिद्धांत को ही समझाना चाहता है कि एक तो त्रिभुज का विचार होता है और एक त्रिभुज वास्तविक रूप में हमें दिखाई देता है। ये तो वास्तविक रूप में आपको दिख रहा है, लेकिन इसको मिटा दिया तो भी क्या नहीं मिटा आपके दिमाग से? त्रिभुज का विचार नहीं मिटा। तो एक तो टीमियस में कौन सा कॉन्सेप्ट देता है? फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और बताया था यहाँ पे। एक बताया था डेमी अर्ज। कौन सा अर्ज बताओ? डेमी अर्ज कौन है? जो सृष्टा है, इस दुनिया का जो निर्माता है, उसको वो क्या बोलता है बताओ? डेमी अर्ज बोलता है। जो शिल्पकार है। देखिए, वास्तव में सुकरात क्या था? शिल्पकार था। सुकरात क्या था बताओ? शिल्पकार था। और मैक्सिमम विचार उसके किससे प्रभावित थे बताओ? प्लेटो के विचार किससे प्रभावित है? सुकरात से ही। ठीक है, तो जो शिल्पकार होता है उसको यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं बताओ? डेमियर्स। और शिल्पकार करता क्या है? शिल्पकार क्या करता है? विचार और पदार्थ को क्या लेके आता है बताओ? एक साथ लेके आता है। ये कॉन्सेप्ट उसने कौन सी पुस्तक में दिया बताओ? ठीक है, एक उसकी पुस्तक या डायलॉग और बताया था मैंने, सिंपोजियम। याद आ रहा है? ठीक है, सिंपोजियम में क्या था बताओ? सिंपोजियम का मीनिंग ये क्या होता है? ए ड्रिंकिंग पार्टी। ठीक है, जो जब लोग ड्रिंकिंग पार्टी करते हैं साथ में तो किसकी बात करते हैं? प्रेम और सौंदर्य की। तो कौन सी पुस्तक में प्रेम और सौंदर्य की बात की गई है बताओ? कौन सी में? सिंपोजियम में। ठीक है, इसके अलावा दो डायलॉग ऐसे हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? दो डायलॉग ऐसे जुड़े हुए हैं जो सोफिस्टों से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से डायलॉग है बताओ देखें। एक तो प्रोटोगोरस है, एक है जॉर्जियास। प्रोटोगोरस का एक स्टेटमेंट याद है क्या? कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का क्या है बताओ? मापदंड है ना? मेन आर द मेजर्स ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा जॉर्जियास मैंने बताया था। ठीक है, एक किताब उसकी अधूरी रह गई थी, क्रिटियास। एक उसकी पुस्तक जो क्या रह गई थी बताओ? अधूरी रह गई थी। कौन सी बताओ? क्रिटियास। क्रिटियास में वो क्या करता है? अपने जो रिपब्लिक का दार्शनिक राजा का विचार है उसको धरातल पर क्रियान्वित करने के विचार लिखता है। लेकिन जब वो किसको बताओ, किसके ऊपर अपने विचार अप्लाई करने के लिए जाता है, उस राजा का नाम क्या था?
डाइनिसियस, कौन सा बताओ? सेकंड। लेकिन जब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो उसको मूड खराब हो गया होगा, अब लिख के क्या ही करेंगे, है ना? तो एक ये याद रखना है। मैक्सिमम याद हो गई, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था इसमें से। अब एक बार आप क्वेश्चन सोल्व करना आज जाके इन रचनाओं के। फिर देखो, एक एक चीज और याद रख लो, जो स्टेटमेंट किताब है, कौन सी किताब है बताओ? एक तो है द लॉज। द लॉज में तो वो कॉन्सेप्ट देता है मिश्रित संविधानों का, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट किसमें देता है बताओ? ठीक है, द लॉज जो कि उसकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई थी, उसमें वो कौन सा कॉन्सेप्ट देता है? मिश्रित संविधानों का कॉन्सेप्ट देता है। और इसी मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को आगे जाके यूज करता है कौन बताओ? अरस्तु। ठीक है, द लॉज किस में आ गई है? अरस्तु में आ गई है। जबकि स्टेटमेंट में वो कौन से शासन का समर्थन करता है? वो जो दार्शनिक राजा था, उस दार्शनिक राजा की तानाशाही का क्या करता है बताओ? विरोध करता है। और वो दार्शनिक राजा की बजाय कौन से शासन की बात करता है बताओ? विधि के शासन की बात करता है। दार्शनिक राजा के बजाय कौन से शासन की बात करता है? विधि के शासन की बात करता है। कौन सी पुस्तक में बताओ? स्टेटमेंट में। और यहां पे वो बोलता है मतलब जनतांत्रिक शासन होना चाहिए। कौन सा शासन होना चाहिए? सार्वभौमिक जनतांत्रिक शासन होना चाहिए। ये विचार उसका कौन सी पुस्तक में है? स्टेटमेंट। ठीक है, तो इतने डायलॉग आपको क्या करना है बताओ? याद करना है। किसके बताओ? प्लेटो के। फिर हमने ये पूरे याद किए थे, अपोलॉजी पढ़ लिया था, क्रीटो। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो के अध्ययन की पद्धतियां। ठीक है, प्लेटो के अध्ययन की क्या पढ़ेंगे बताओ? पद्धतियां। ये पद्धतियां आपको यहाँ पे अच्छे से सीखनी है, क्योंकि यही पद्धतियां आगे के चैप्टर में भी, है ना, अरस्तु वाले चैप्टर में, मैकियावेली वाले चैप्टर में बार बार रिपीट होगी। तो इस क्लास में अच्छी से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो पद्धति है हमारी, कौन सी पद्धति है बताओ? निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति या डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इसी प्रकार से एक पद्धति और है जिसको मैं पैरेलल आपको समझाऊंगा। जो कौन सी पद्धति है बताओ? आगमनात्मक पद्धति है। कौन सी मेथड है बताओ? इंडक्टिव। इंडक्टिव मेथड है। ठीक है, दो पद्धतियां हैं, एक तो डिडक्टिव मेथड है और एक कौन सी मेथड है बताओ? इंडक्टिव मेथड है। यहां पे हम कौन सा विचारक पढ़ रहे हैं बताओ? अरे कौन पढ़ रहे हैं बताओ? प्लेटो। प्लेटो के द्वारा कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? प्लेटो के द्वारा निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जबकि अरस्तु के द्वारा कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? अरस्तु के द्वारा हमारे यहाँ आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आगमनात्मक में आ रहा है ए, अरस्तु में भी क्या आ रहा है बताओ? ए। तो आगमनात्मक पद्धति किसकी है बताओ? अरस्तु की। तो प्लेटो की कौन सी पद्धति है बताओ? निगमनात्मक पद्धति। अब निगमनात्मक पद्धति क्या है, इसका सामान्य तात्पर्य समझिए पहले। इसका सामान्य अर्थ क्या है? निगमनात्मक पद्धति वो है जिसमें क्या होता है, पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर उस निष्कर्ष को हम क्या करते हैं, विभिन्न उदाहरणों की सहायता से क्या करते हैं बताओ? समझाते हैं। या हम क्या करते हैं, निगमनात्मक पद्धति में पहले से ही कोई क्या बना लेते हैं बताओ? पहले से ही कोई नियम बना लेते हैं और फिर उस नियम को क्या करते हैं बताओ? उदाहरणों की सहायता से या विभिन्न प्रकार के तर्कों के माध्यम से समझाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। और डिडक्टिव मेथड क्या होती है, जिसमें हम किधर से किधर बढ़ते हैं बताओ? सामान्य से किसकी ओर बढ़ते हैं बताओ? विशेष की ओर बढ़ते हैं। सामान्य को हम क्या बोलते हैं बताओ? जनरल। सामान्य को हम क्या बोलते हैं बताओ? जनरल। और विशेष को क्या बोलते हैं बताओ? पर्टिकुलर। कुल मिला के देखो, इस पद्धति को हम याद रखेंगे डीजीपी। कौन सी पद्धति है बताओ? डीजीपी। डिडक्टिव मेथड में हम जनरल से किधर की ओर जाते हैं बताओ? पर्टिकुलर की ओर जाते हैं। कौन सी मेथड में? डिडक्टिव मेथड में हम जनरल से किधर की ओर जाते हैं बताओ? पर्टिकुलर की ओर जाते हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि कलाम संस्था के सभी टीचर अच्छे हैं।
ये हमने क्या बना दिया, पूर्व निर्धारित नियम बना दिया कि कलाम संस्था के सभी टीचर क्या है बताओ, अच्छे हैं। फिर एग्जाम्पल बताओ कि एडी सर भी अच्छे हैं, दीपक सर भी अच्छे हैं, भैरव सर भी अच्छे हैं, कृष्णा सर भी अच्छे हैं। हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा दिया। मैंने बोला सभी पक्षी उड़ते हैं, पहले से हमने क्या कर दिया बताओ, पूर्व निर्धारित नियम बना दिया। क्या बना दिया बताओ, सभी पक्षी उड़ते हैं। या सामान्य नियम क्या है कि सभी पक्षी क्या होते हैं बताओ, उड़ते हैं। इसका मीनिंग क्या है, कौवा भी उड़ता है, कबूतर भी उड़ता है, तोता भी उड़ता है। ये किसकी ओर चले गए, अरे कौवा विशेष है और पक्षी क्या है बताओ, सामान्य है। सभी टीचर क्या है, सामान्य है। एडी सर क्या हो गए बताओ, भैरव सर क्या हो गए, कर्सना सर क्या हो गए बताओ, विशेष। समझ में आ गई। ऐसी पद्धति जिसमें क्या होता है, निष्कर्ष पहले से ही निकाल दिया जाता है। ऐसी पद्धति जिसमें निष्कर्ष क्या निकाल देते हैं, पहले से ही निकालते हैं और फिर विभिन्न उदाहरणों की सहायता से उसको क्या किया जाता है बताओ, समझाया जाता है। मैंने कहा आपकी क्लास में बैठे हुए सभी स्टूडेंट क्या है बताओ, अच्छे हैं। तो मैंने पहले से ही क्या निकाल दिया। और अब मैं बोलूं राम भी अच्छा है, श्याम भी अच्छा है, हरिओम भी अच्छा है। हम निष्कर्ष से किसकी ओर गए बताओ, उदाहरणों की ओर। ये कौन सी पद्धति होती है। तो डिडक्टिव मेथड में क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तोड़ते हैं। डिडक्टिव मेथड में बड़ी चीज को क्या करते हैं बताओ, डिडक्ट करते हैं, तोड़ते हैं। और सामान्य से किसकी ओर जाते हैं बताओ। तो इस पद्धति को, क्योंकि इसमें निष्कर्ष पहले से निकाल दिए जाते हैं, इसलिए इसको कौन सी पद्धति भी बोलते हैं, निष्कर्षात्मक पद्धति भी बोलते हैं। कौन सी पद्धति को, निगमनात्मक पद्धति को कौन सी पद्धति भी बोलते हैं, निष्कर्षात्मक पद्धति भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें निष्कर्ष पहले से निकाल दिए जाते हैं, फिर उन निष्कर्षों को विभिन्न उदाहरणों की सहायता से क्या कर दिया जाता है बताओ, समझाया जाता है। जैसे प्लेटो ने निष्कर्ष निकाल दिया कि मेरा आदर्श राज्य या मेरा केलीपोलस ही अपने आप में क्या है बताओ, सर्वश्रेष्ठ है। फिर वो विभिन्न उदाहरणों की सहायता से समझाएगा कि उसका आदर्श राज्य किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है। प्लेटो ने पहले से ही ये निष्कर्ष निकाल दिया कि अगर रिपब्लिक में ये निष्कर्ष निकाल दिया, उसने सबसे अच्छा राजा कौन सा राजा बताओ, दार्शनिक राजा। फिर वो उस दार्शनिक राजा को जस्टिफाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या कर देगा बताओ, एग्जाम्पल देगा। ये कौन सी पद्धति है। तो निगमनात्मक पद्धति याद हो गई, तो आगमनात्मक पद्धति याद करने की आवश्यकता है क्या, इसका जस्ट उल्टा। इसका जस्ट उल्टा कौन सी पद्धति हो जाएगी बताओ, इंडक्टिव मेथड हो जाएगी। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे बताओ, विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेंगे और उसकी सहायता से किसकी ओर जाएंगे बताओ, निष्कर्ष की ओर जाएंगे। विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल से हम क्या बनाएंगे बताओ, नियम बनाएंगे। पहले विभिन्न प्रकार के क्या लेके आएंगे बताओ, तर्क लेके आएंगे और फिर क्या बनाएंगे बताओ, नियम बनाएंगे। इसमें हम किससे किधर की ओर जाएंगे बताओ, विशेष से किधर की ओर जाएंगे बताओ, सामान्य की ओर। जैसे मैं बोलूं कबूतर उड़ता है, खेलते थे ना ऐसे, तोता उड़ता है, फिर बोलो कोयल उड़ती है, अर्थात सभी पक्षी उड़ते हैं। आ गई बात समझ में। ये देखो कोयल क्या है, विशेष है। कौवा क्या है, विशेष है। तोता क्या है, विशेष है। कबूतर क्या है, विशेष है। और उससे हम किधर चल लिए बताओ, सामान्य की ओर। तो आगमनात्मक पद्धति में विशेष से किधर जाते हैं बताओ, सामान्य की ओर। जैसे अरस्तु को क्या करना था, संविधानों का वर्गीकरण करना था। तो इससे पहले अरस्तु ने 158 नगर राज्यों के संविधानों का क्या किया बताओ, अध्ययन किया। और उसके पश्चात उसने क्या बनाए बताओ, नियम बनाए। तो पहले पर्टिकुलर एक एक पे अध्ययन किया और उसके बाद में उसने क्या बनाए बताओ, नियम बनाए। मैंने कहा एडी सर भी अच्छे हैं, भैरव सर भी अच्छे हैं, दीपक सर भी अच्छे हैं, कृष्णा सर भी अच्छे हैं, जितने भी सर हैं वो अच्छे हैं। इसका मीनिंग है कलाम के सभी टीचर क्या है बताओ, अच्छे। तो हम किधर चले गए बताओ, विशेष से सामान्य की ओर। और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेकर हम किधर पहुंच गए बताओ, निष्कर्ष की ओर पहुंच गए। इतनी बात समझ में आई। कौन सी दो पद्धतियां पढ़ रहे हैं, एक तो कौन सी पद्धति बताओ, निगमनात्मक पद्धति, और एक कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं। निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, अब रुको रुको, आप मेरे को बताओ टॉप से बॉटम वाली पद्धति कौन सी है। इसको हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम अप्रोच बोल सकते हैं। इसको कौन सी अप्रोच बोल सकते हैं,
टॉप कैसे? पहले हमने एक नियम बना दिया, पक्षी उड़ते हैं। फिर हम बॉटम में चले और हमने क्या कहा? कबूतर भी उड़ता है, तोता भी उड़ता है, कोयल भी उड़ती है, कबूतर भी उड़ता है, जो भी सभी पक्षी उड़ते हैं। तो हम टॉप से किधर चले बताओ? जबकि इसमें क्या होता है बताओ? पहले क्या करते हैं बताओ? बॉटम से किधर चलेंगे बताओ? टॉप की ओर। एक एक एग्जांपल लेके आएंगे और फिर उसके बेसिस पे क्या बना देंगे बताओ? नियम बना देंगे। ठीक है, अब आप मेरे को बताइएगा, जो हमारी दर्शन शास्त्र है या जो फिलोसॉफी है वो कौन सी पद्धति पे चलती होगी? निगमनात्मक पद्धति को हम कौन सी पद्धति भी बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति भी बोलते हैं। इसको हम फिलोसॉफिकल मेथड भी बोलते हैं। कौन सी पद्धति को बताओ? निगमनात्मक पद्धति को। क्यों? जिस प्रकार से दर्शन में क्या होता है, दर्शन में यह होता है पहले से कोई नियम बना दिया जाता है, पहले से ही कोई निष्कर्ष निकाल दिया जाता है और फिर उस निष्कर्ष को विभिन्न तर्कों के माध्यम से समझाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। उसको सही सिद्ध करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। जैसे समझना, हिंदू धर्म में हम क्या बोलते हैं? क्या बताओ? पुनर्जन्म होगा क्या? अरे हिंदू जन्म में पुनर्जन्म होता है, तो हिंदू धर्म में एक हमने दर्शन बना लिया कि पुनर्जन्म होगा। फिर उसको समझाते हैं क्यों होगा? क्योंकि अगर जब तक किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसका क्या होगा बताओ? पुनर्जन्म होगा। तो पहले से नियम क्या बना लिया? हिंदू धर्म में क्या होगा बताओ? पुनर्जन्म होगा। फिर उसको किसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया? तर्कों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उसी प्रकार से आप मेरे को बताओ, बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं क्या? अरे बौद्ध धर्म वाले दर्शन में आपने पढ़ा होगा, ये आत्मा के सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि क्या होगी बताओ? पुनर्जन्म होगा। फिर उसका तर्क वो क्या प्रयोग में लेके आते हैं कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म इसलिए होगा क्योंकि आपकी तृष्णा है, और जब तक किसी व्यक्ति की तृष्णा या वासना की समाप्ति नहीं होगी तब तक वो व्यक्ति क्या लेता रहेगा बताओ? पुनर्जन्म लेता रहेगा। पहले क्या बना दिया? और उस नियमों को किसकी सहायता से सिद्ध करने का प्रयास किया? तर्कों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया। तर्क सही है गलत है वो मुद्दा नहीं है, उन्होंने उस तर्क के माध्यम से जस्टिफाई कर दिया। तो निगमनात्मक पद्धति को कौन सी पद्धति भी बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति भी बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दर्शन शास्त्र में क्या होता है, पहले से ही कोई निष्कर्ष निकाल दिया जाता है या पहले से ही कोई नियम बना दिया जाता है और फिर उस नियम को विभिन्न तर्कों या उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है। इसलिए निगमनात्मक पद्धति को कौन सी पद्धति बोलते हैं बताओ? दार्शनिक पद्धति बोलते हैं। ठीक है सर, फिर इस निगमनात्मक पद्धति को हम कौन सी पद्धति भी बोलते हैं बताओ? मानकीय पद्धति भी बोलते हैं, नॉर्मेटिव मेथड भी बोलते हैं। नॉर्मेटिव मेथड का तात्पर्य है पहले से ही मानक बना देना। जैसे मैं बोलूं, एक अच्छा स्टूडेंट की पहचान ये है, पहले से हमने क्या बना दिया बताओ? मानक बना दिया। पहले से हमने मानक बना दिया कि आदर्श राज्य की विशेषताएं ये हैं, न्यायपूर्ण राज्य की विशेषताएं ये हैं, दार्शनिक राजा की विशेषताएं ये हैं। तो जिसमें पहले से ही क्या बना दिए जाते हैं बताओ? स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं, मानक बना दिए जाते हैं, और फिर उन मानकों को किसके साथ से समझाते हैं बताओ? उदाहरणों के माध्यम से क्या करते हैं बताओ? समझाते हैं। इसलिए इसको कौन सी पद्धति भी बोलते हैं बताओ? नॉर्मेटिव मेथड भी बोलते हैं। इसके अलावा आप मेरे को बताओ, आपने ज्यामिति पढ़ी है क्या? ज्यामिति में कौन सी पद्धति का प्रयोग होता है? ज्यामिति में डिडक्टिव मेथड का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे आपने क्या बोला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताओ? 180 डिग्री। फिर चाहिए मैंने ये त्रिभुज बनाया तो भी कितना डिग्री है बताओ? मान लो ये समबाहु त्रिभुज बनाया तो भी 180 डिग्री। फिर मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया तो भी इसके तीनों कोणों का योग कितना है बताओ? 180 डिग्री। फिर मान लो कि मैंने और एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर ऐसा कुछ त्रिभुज बना दिया तो भी क्या हो गया बताओ? उसकी तीनों भुजाओं का यानी कि कोणों का योग भी कितना बताओ? तो ज्यामिति शास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों कौन सी पद्धति पर काम करते हैं? अब याद करो, प्लेटो को हम क्या बोलते हैं? किसका पिता बोलते हैं? राजनीतिक दर्शन का पिता कौन? प्लेटो। तो दार्शनिक पद्धति का प्रयोग कौन करेगा?
प्लेटो। और दार्शनिक पद्धति का प्रयोग मतलब कौन सी पद्धति बताओ? निगमनात्मक पद्धति। फिर बताओ प्लेटो की अकेडमी के गेट पर क्या लिखा था? जिसको किसका नॉलेज नहीं है, ज्यामिति का नॉलेज नहीं है, वो इस अकेडमी के अंदर क्या नहीं करे बताओ? प्रवेश नहीं करे। तो प्लेटो कौन सी पद्धति का प्रयोग करेगा? निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करेगा, मानकीय पद्धति का प्रयोग करेगा, ज्यामितीय पद्धति का प्रयोग करेगा, या कौन सी पद्धति का प्रयोग करेगा? दार्शनिक पद्धति का प्रयोग करेगा। कोई भी इसका नाम बोल सकते हैं। वैसे हम इंडक्टिव मेथड का प्रयोग हम सीखेंगे ज्यादा किस में बताओ? अरस्तु वाले चैप्टर में। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर बता देता हूं आपको कि इसका प्रयोग किस में होता है बताओ? विज्ञान में। तो इसको कौन सी पद्धति भी बोलते हैं बताओ? वैज्ञानिक पद्धति। देखो विज्ञान में कोई भी नियम कैसे बनता है? पहले प्रयोगशाला में क्या होता है बताओ? टेस्ट होता है। फिर क्या बनाया जाता है बताओ? नियम बनाया जाता है। जैसे हमको नियम बनाना था तो हमने क्या देखा कि मान लो प्रयोगशाला में हमने तांबा को पिघाला, तांबा को उष्मा दी, तो तांबा को उष्मा देने पर पता चला तांबा क्या होता है बताओ? फैलता है। फिर हमने क्या किया? मान लो सोने को उष्मा दी तो सोना भी उष्मा पाकर क्या होता है बताओ? फैलता है। फिर हमने क्या किया? मान लो कि चांदी को उष्मा दी, पता चला चांदी भी उष्मा पाके फैलती है। फिर हमने लोहे को उष्मा दी, पता चला लोहा भी उष्मा पाके क्या होता है बताओ? फैलता है। इसका मीनिंग हमें एक बात समझ में आ गई कि धातुओं को उष्मा देने पर उनका क्या होता है बताओ? प्रसार होता है। लेकिन हमने पहले नियम नहीं बनाया, पहले हमने क्या किया बताओ? अलग अलग प्रयोग किए। और जब वो प्रयोग सभी पे अप्लाई होने लग गए तो लास्ट में हमने क्या बना दिए बताओ? तो पहले क्या करते हैं बताओ? एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसमें किस पर जाते हैं बताओ? निष्कर्ष पर जाते हैं। तो ये कौन सी पद्धति है बताओ? आगमनात्मक पद्धति। ठीक है, वापस बताओ कौन सी दो पद्धतियां बता रहा हूं? निगमनात्मक पद्धति और है। ठीक है, निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है? पहले से क्या निकाल दिया जाता है? निष्कर्ष। और फिर किधर पहुंचने का प्रयास किया जाता है? उदाहरणों की ओर। पहले से नियम किस में बना लिया जाता है? निगमनात्मक पद्धति में पहले से क्या बना लेते हैं? नियम। और फिर क्या निकालते हैं बताओ? फिर क्या देते हैं बताओ? तर्क देते हैं, या क्या देते हैं बताओ? एग्जाम्पल देते हैं। फिर आप मेरे को बताओ सामान्य से विशेष किस में होगा? कौन सी पद्धति में? निगमनात्मक पद्धति में। निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग कौन कौन से सब्जेक्ट में होता है? दर्शन शास्त्र में होता है। और किस में बताओ? ज्योमेट्री में भी होता है, ज्यामिति में भी होता है। तो निगमनात्मक पद्धति को कौन कौन सी पद्धति भी बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति भी बोलते हैं, मानकीय पद्धति भी बोलते हैं, और कौन सी पद्धति बोलते हैं? ज्यामितीय पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बताओ आगमनात्मक पद्धति में क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं बताओ? अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे क्या बनाते हैं बताओ? नियम बनाते हैं। इसका मीनिंग इसमें किधर जाते हैं? विशेष से सामान्य की हो। ठीक है, किसी को कुछ भी याद नहीं रहे तो ये याद रखना है, एक तो है क्या बताओ? डीजीपी, और एक क्या बताओ? आईपीजी। कौन सी मेथड बताओ? डिडक्टिव मेथड में क्या होता है बताओ? जनरल से किधर जाते हैं बताओ? पर्टिकुलर की ओर जाते हैं। जबकि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? इंडक्टिव मेथड में ये होता है पर्टिकुलर से हम किसकी ओर जाते हैं बताओ? जनरल की ओर जाते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा हम इंडक्टिव मेथड को ज्यादा तो अरस्तु में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम वापस थोड़ा निगमनात्मक पद्धति के बारे में ही जान रहे हैं। अब प्लेटो अपने दर्शन को देने के लिए, राजनीतिक दर्शन को देने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करता है? निगमनात्मक पद्धति का ही प्रयोग करता है। लेकिन एक टिप्पणीकार हुए जिनका नाम क्या है बताओ? नेटलशिप। कौन सा शिप है बताओ? ये नेटलशिप का नाम बार बार आएगा, आपको याद हो जाएगा। नेटलशिप ने क्या कहा कि प्लेटो की पद्धति ना तो क्या है बताओ? निगमनात्मक है। प्लेटो की पद्धति कौन सी नहीं है बताओ? निगमनात्मक भी नहीं है। और कौन सी नहीं है बताओ? आगमनात्मक भी नहीं है। अपितु इसकी पद्धति तो कौन सी है बताओ? अपितु प्लेटो की पद्धति जो है वो कौन सी पद्धति है बताओ? रचनात्मक पद्धति है, कंस्ट्रक्टिव मेथड है। सिंपल क्वेश्चन आए कि बताओ प्लेटो की पद्धति कौन सी है, क्या आंसर लगाएंगे? निगमनात्मक पद्धति। फिर क्वेश्चन आए कि नेटलशिप के अनुसार प्लेटो की पद्धति कौन सी है बताओ? रचनात्मक। वो ना तो इसको निगमनात्मक मानता है, ना आगमनात्मक मानता है, अभी तो इसको कंस्ट्रक्टिव मेथड मानता है, रचनात्मक पद्धति कहता है। रचनात्मक पद्धति इसलिए कहता है, वो कहता है कि जिस प्रकार से, ठीक है, रचनात्मक पद्धति में क्या होता है? हम नई रचनाएं करते हैं। तो प्लेटो क्या कर रहा है? अपने एथेंस के समाज की नई रचना करना चाह रहा है। एथेंस के समाज में नया न्याय स्थापित करना चाह रहा है,
नई शासन व्यवस्था स्थापित करना चाह रहा है, नया आदर्श राज्य बनाना चाहता है, इसलिए उस पद्धति को वो कौन सी पद्धति बोलता है बताओ? रचनात्मक पद्धति बोलता है। ये बात कौन बोलता है? अरे नेटलशिप बोलता है, ना तो ये है ना ये है। ये बात कौन बोलता है? नेटलशिप। ना तो ये है ना ये है, अपितु ये है। क्या है? रचनात्मक पद्धति। एक और टिप्पणीकार या एक उदारवादी विचारक है जिनका नाम है कॉल पॉपर। कौन सा पॉपर है बताओ? ये आप जो नाम सुन रहे हैं ना, इनको इतनी बार सुनेंगे कि लास्ट में अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे, है ना। पहली बार किसी का नाम सुने तो आप परेशान नहीं है। क्या नाम है बताओ? है ना, जैसे कार्ल मार्क्स है ना, उसी प्रकार से ये कार्ल मार्क्स नहीं है, अभी तो क्या है बताओ? कॉल पॉपर है। इसकी किताब का नाम अभी याद रख लो। क्या नाम है बताओ? द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, इट्स एनिमीज। और इसके 3 एनिमी बताता है, वो तीनों एनिमी याद रखना है। कौन कौन सा बताता है? एक तो प्लेटो को बताता है, एक इसको बताता है, हेगल को बताता है, और एक इसको बताता है बताओ? कार्ल मार्क्स को बताता है। पहले जब इजी इजी क्वेश्चन आते थे ना, तब 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में खुले समाज का दुश्मन किस किस को विचारक को बताया है? तो कितनी विचारकों को बताया है? एक तो प्लेटो को बताया है, हेगल को बताया और मार्क्स को बताया। किसने बताया? देखो, कॉल पॉपर खुद कैसा है? खुद है उदारवादी समाज का समर्थक। कौन से समाज का समर्थक है बताओ? उदारवाद का सिंपल मीनिंग है जो कौन से क्षेत्रों में समाज दिखता है आपको? अरे कौन, कहां दिखता है बताओ? शहरों में दिखता है। और शहरों का समाज क्या है? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। यही समाज कौन सा है? अरे भाई, सिमरन की लाइफ है, वो अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जिएगी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव होना चाहिए क्या? तो बताओ, ये समाज जो उदारवादी समाज है, वो अपने आप में कौन सा समाज होगा? अरे गांव का समाज कौन सा समाज होता है? बंद समाज, है ना, जहां पे आप समाज की परंपराओं, मान्यताओं, नैतिकताओं से क्या होते हैं बताओ? डरते हैं, है ना। लेकिन जब आप जयपुर में आए होंगे तो कुछ लोगों को तो फील हुआ होगा कि गलत सिखाया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। भारत तो उस दिन आजाद हुआ था जिस दिन मैं गांव को छोड़कर कहां पे आया था बताओ? जयपुर में आया था। इसका मीनिंग है जयपुर का समाज कैसे समाज है? ओपन सोसाइटी, खुला समाज। अब आप मेरे को, ओपन सोसाइटी में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग स्वतंत्र चिंतन करने का अधिकार होगा नहीं होगा? ओपन सोसाइटी वही होगी कि अगर मान लो भारत में 145 करोड़ या 150 करोड़ देशवासी हैं, तो प्रत्येक देशवासी के जिंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए बताओ? 150 करोड़ देशवासियों के विचार एक समान होंगे या अलग अलग होंगे? लेकिन प्लेटो क्या कर रहा है? प्लेटो क्या कर रहा है? सभी देशवासियों को, सभी एथेंस वासियों को केवल एक ही टेबलेट दे रहा है। समस्या चाहे कैसी हो, चाहे आपका पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सबको पैरासीटामोल लेना है, ऐसा इलाज दे रहा है। कौन बताओ? प्लेटो। वो बोल रहा है कैसी भी समस्या हो उसका एक ही समाधान है कि आप आदर्श राज्य की स्थापना कर दो, कैलिपोलस की स्थापना कर दो। आप कौन सा राज्य की स्थापना कर दो बताओ? दार्शनिक राजा की स्थापना कर दो। ठीक है। इसीलिए कॉल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में प्लेटो को किसका प्रणेता कहा है? प्लेटो किसका प्रणेता है? सर्वाधिकारवाद का प्रणेता है। किसका प्रणेता है? सर्वाधिकारवाद का प्रणेता है। कहता है, कौन कहता है? कॉल पॉपर। किसको कहता है? प्लेटो को। कौन सी पद्धति का प्रयोग करने के कारण? प्लेटो के द्वारा जो निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उसके कारण प्लेटो को कॉल पॉपर क्या बोलता है? कार्ल पॉपर क्या बोलता है? सर्वाधिकारवाद का प्रणेता बोलता है। समझो आप, निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है? पहले से क्या कर दिया जाता है? मानक बना दिया जाता है। पहले से क्या बना दिए जाते हैं? नियम बना दिए जाते हैं। और वही नियम क्या माने जाते हैं? सही माने जाते हैं। बस इतना ही करते हैं कि उन नियमों को एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करते हैं बताओ? समझाते हैं। तो जब आपने पहले से ही नियम बना दिया, तो बताओ किसी को स्वतंत्र चिंतन का मौका मिल पाएगा क्या? मैंने पहले से ही बोल दिया आप सब अच्छे हैं, या मैंने पहले से ही बोल दिया आप सब बुरे हैं, तो इसमें से जो अच्छा व्यक्ति है उसको अपना विचार रखने का मौका मिलेगा क्या?
जो बुरा व्यक्ति अपने उसको विचार रखने का मौका मिलेगा क्या? क्योंकि जब निगमात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों के स्वतंत्र चिंतन पर क्या करते हैं बताओ? रोक करते हैं, और आप अपने विचारों को ही क्या मानते हैं बताओ? सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए प्लेटो को कार्ल पॉपर क्या बोलता है? भाई तू किसका प्रणेता है? सर्वाधिकारवाद का प्रणेता है। पॉलिटिकल साइंस समझने का सिंपल तरीका मैंने आपको पहले दिन समझाया है, शब्द आधारित चिंतन। जैसे ही नया शब्द दिख जाए, पूरी एनर्जी इसमें लगा देनी है कि अब मेरे को इस नए शब्द को समझना है। किसका प्रणेता बोला है? सर्वाधिकारवाद का। अब यहीं पे मैं समझा देता हूं आपको, दो शब्दावलियां बार बार आपको परेशान करेगी। एक शब्दावली है जिसको हम बोलेंगे तानाशाही, और एक शब्दावली है जो क्या है बताओ? सर्वाधिकारवाद। एक तो तानाशाही प्रणाली है, दूसरा क्या है बताओ? सर्वाधिकारवाद है। तानाशाही या निरंकुशता क्या होती है? जब आपके जीवन पर केवल राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। आपके जीवन पर केवल कौन सा नियंत्रण स्थापित किया जाता है बताओ? राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, तो वो तो क्या है बताओ? तानाशाही है, या वो क्या है बताओ? निरंकुश तंत्र है। ठीक है, लेकिन जब आपके जीवन के तमाम आयामों पर, जब आपके जीवन के तमाम आयामों पर या सभी आयामों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है, तो वो वाद कौन सा है? आपके जीवन के सर्वाधिक पक्षों पर जब नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है, जिस विचारधारा का प्रयोग लेकर, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपको यह बता दिया जाए कि सभी व्यक्तियों को शाकाहारी खाना खाना है, सभी को इसी प्रकार का ड्रेस कोड पहनना है, सभी को इस एक ही प्रकार की कॉलेज में पढ़ना है, सभी को मान लो कि इसी प्रकार का पहनावा अपनाना है, और यही विचार सर्वश्रेष्ठ है। ये कौन सा वाद है? खतरनाक लेवल वाला कौन सा है? अरे कौन सा है बताओ? वर्तमान सरकार में दिक्कत क्या है? आपके जीवन के तमाम आयामों पर क्या रखने का प्रयास किया जा रहा है? नियंत्रण रखने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। जब जीवन के तमाम आयामों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है, तो वो कौन सा वाद बन जाता है बताओ? अरे कौन सा वाद बन जाता है बताओ? सर्वाधिकारवाद। समझ में आ गया? अब देखो प्लेटो ने क्या किया। प्लेटो ने बताया, देखो न्याय का सिद्धांत जो मैंने दे दिया वही सर्वश्रेष्ठ है, राज्य का जो मॉडल मैंने दे दिया वही क्या है बताओ? सर्वश्रेष्ठ है। दर्शन का सिद्धांत जो मैंने समझा दिया वही क्या है बताओ? सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए प्लेटो को कार्ल पॉपर ने क्या बोला बताओ? खुले समाज का दुश्मन का, और किसका प्रणेता का बताओ? सर्वाधिकारवाद का क्या का बताओ? प्रणेता का। ये हमारी कौन सी पद्धति हो गई बताओ? निगमनात्मक पद्धति हो गई। किसकी बताओ? प्लेटो वाली। समझ में आया आपको? अरे हाँ या ना? तो इसमें आपको कुछ लिखने की आवश्यकता है या ऐसे ही समझ जाओगे? अगर किसी को लगे ना थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा क्या ही लिखोगे? आपको याद होगी निगमनात्मक पद्धति? अरे याद हो गई क्या? ठीक है, मेरे को याद नहीं हुई, मेरे को आप याद कराओगे तब याद होगी ना। ठीक है, कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं बताओ? जल्दी जल्दी बताना। ठीक है, अब निगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति सीधा याद रखना। निगमनात्मक का मतलब ने से पहले क्या निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी को कुछ भी याद नहीं रहे तो सब जुगाड़ है हमारे पास। किसी को कुछ भी याद नहीं है तो निगमनात्मक पद्धति में पहले से क्या निकाल देते हैं बताओ? निष्कर्ष। और फिर उनको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से क्या कराया जाता है बताओ? समझाया जाता है। तो बताओ इसमें पहले से निगमनात्मक पद्धति में पहले से क्या बना लेते हैं बताओ? पहले से क्या बना लेते हैं बताओ? नियम। फिर उनको विभिन्न तर्कों के माध्यम से समझाने का क्या किया जाता है बताओ? प्रयास किया जाता है। इसमें बताओ सामान्य पहले होगा या विशेष पहले होगा? इसमें सामान्य से किधर जाते हैं बताओ? सामान्य से किधर जाते हैं बताओ? इसमें बताओ मानक पहले से क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है, और उस मानक को विभिन्न उदाहरणों की सहायता से समझाने का क्या किया जाता है बताओ? प्रयास किया जाता है। इसलिए इस पद्धति को कौन कौन सी पद्धति बोलते हैं? मानकीय पद्धति भी बोलते हैं, निष्कर्षात्मक पद्धति भी बोलते हैं, दार्शनिक पद्धति भी बोलते हैं, ज्यामिति या रचनात्मक पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप मेरे को बताओ नेटलशिप ने क्या बताया? प्लेटो की पद्धति कौन सी है?
ना तो रचनात्मक पद्धति है, कौन सी नहीं है, ना तो निगमात्मक है और ना ही आगमनात्मक है। और इसकी जस्ट उल्टी कौन सी है? तो इनमें से दोनों में से केवल कितनी याद करके जाओ एग्जाम में? एक। उसके बाद में क्वेश्चन आगमनात्मक पद्धति का आया है तो उसके बेसिस पे हम क्या कर लेंगे बताओ? सही कर लेंगे। बताओ विज्ञान में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कौन सी पद्धति का? ठीक है। उसके बाद में बताओ कोल पॉपर ने इसको क्या बोला था? कौन से समाज का दुश्मन है? कौन से समाज का मतलब खुले समाज का क्या है बताओ? दुश्मन है। और बोला ये किसका प्रणेता भी है बताओ? सर्वाधिकारवाद का क्या है बताओ? प्रणेता है। ठीक है, तो ये पद्धति हमने पढ़ ली, कौन सी बताओ? निम्नात्मक पद्धति। एक बार 10 सेकंड में आपके नोट्स में निम्नात्मक पद्धति का जितना भी लिखा है उसको पढ़ दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आ जाओ आगे, अगली पद्धति बढ़ते हैं। ठीक है, द्वंद्वात्मक पद्धति। देखो ज्यादा कुछ तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूं, इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि अगर आप आए हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे साथ में एक फैक्टर जुड़ा हुआ है, किसका? आरपीएससी का और पेपर सेटर का। लेकिन इतनी गारंटी मैं जरूर दे सकता हूं, अगर आप 365 दिन हमारी क्लास में आते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। और जब किसी से प्यार हो जाता है तो चाहे कितना भी दर्द होता है, व्यक्ति उस रास्ते पे आगे निकल पड़ता है ना। तो इस सब्जेक्ट से प्यार होने की गारंटी मेरी है। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है बताओ? सिस्टम के हाथ में है। अब अगली पद्धति कौन सी पद्धति है बताओ? डायलेक्टिकल पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड है ना। ठीक है, द्वंद्वात्मक पद्धति। इस द्वंद्वात्मक पद्धति को कौन कौन सी पद्धतियां कहते हैं? इस द्वंद्वात्मक पद्धति को हम स्वाद पद्धति भी बोलते हैं, संवाद पद्धति भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? वार्तालाप पद्धति भी बोलते हैं। फिर उस पद्धति को हम क्या बोला? प्लेटो ने क्या बोला? साइंस ऑफ सुपर रियलिटी भी बोला, कल भी बताया था मैंने, आज वापस समझा देते हैं। और सबसे ज्यादा ये याद रखना है एलएम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी कोचिंग है? एलन कोचिंग नहीं है ना, तो कौन सा चोस है बताओ? एलन चोस। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? इसको ग्रीक भाषा में एलन चोस भी बोला जाता है। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में 4 शब्दावलियां लिखी है मैंने। कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं बताओ? डायलेक्टिकल मेथड। कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं बताओ? डायलेक्टिकल मेथड। ऐसे समझो, मान लीजिए मैंने आपको यह आके बोला कि ये जो कोई सोना लेके आया है मैं आपके पास में, और मैंने बोला ये सोना अपने आप में शुद्ध सोना है। मैंने बोला ये सोना क्या है बताओ? शुद्ध सोना है। बताओ आप मेरी इतनी बात पे सीधा सीधा विश्वास कर लोगे क्या? आप क्या करोगे कि सर ठीक मान गए, आपने बोला ये सोना शुद्ध सोना है तो इसको आग में जला के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, टेस्ट करके देखो। तो मैंने आपके सामने एक वाद क्रिएट किया और आपने क्या क्रिएट कर दिया बताओ? उसके आपने एक प्रतिवाद, थीसिस एंड एंटीथीसिस। फिर क्या हुआ? हमने जब पूरा टेस्ट करके देखा तो हम दोनों पहुंच गए किस पे? पहुंच गए बताओ? संवाद पे। पहले एक व्यक्ति अपना विचार देगा, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा और उस विचारों के कुछ असत्य पार्ट को काटेगा, और फिर वो कहां तक पहुंचेंगे बताओ? सत्य तक पहुंचेंगे। लेकिन मान लो यहां पहुंचे, फिर से किसी ने बोल दिया नहीं भाई साहब, आपकी बात में अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उसको फिर से काटा जाएगा। तो इस संवाद का वापस से क्या आ जाएगा? प्रतिवाद। इस वाद का वापस, संवाद का वापस से क्या आ जाएगा? तो फिर उस कंडीशन में ये संवाद संवाद नहीं रहकर क्या बन जाएगा? वाद। और फिर से कहां पहुंचेंगे बताओ? द्वंद्वात्मक पद्धति का मतलब ये होता है वाद, प्रतिवाद, संवाद, वापस प्रतिवाद, फिर संवाद, फिर प्रतिवाद, फिर क्या बताओ? संवाद। ये कौन सी पद्धति है? इसका मीनिंग है दो अलग अलग मस्तिष्कों में विचारों का मंथन चलेगा,
और फिर उन दोनों विचारों में से जो असत्य का अंश है उसको हम काट देंगे और उन दोनों में से जो सत्य का अंश होगा हम वहां तक पहुंच जाएंगे, वही क्या होगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है आज जो सत्य है उस सत्य को भी तो किसी न किसी पाठ के द्वारा काटा जा सकता है। तो प्रत्येक संवाद का फिर से क्या पैदा हो जाता है, फिर से क्या पैदा हो जाता है, प्रतिवाद। और फिर हम कहां पहुंचते हैं बताओ, इसी पद्धति को क्या बोलते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं, देखो पहला नाम है कौन सा बताओ, संवाद पद्धति। इसमें संवाद होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। जैसे मैंने आपसे पूछा न्याय क्या है, तो आपने बोला कि सर अगर मैंने किसी दोस्त से पैसा उधार, किसी दोस्त से कोई चीज उधार ली है तो उसको वापस लौटा देना ही क्या है बताओ, न्याय है। ठीक है, लेकिन मैंने इतने में मैंने आपसे बोला कि अगर आपने दोस्त से बंदूक उधार ली थी और आपका दोस्त पागल हो गया है और आप इस पागल दोस्त को अगर बंदूक लौटा रहे हैं तो क्या ये न्याय है क्या। अगर पागल दोस्त को न्याय बंदूक लौटा दी तो पता चला सबसे पहले आपको ही उड़ा दिया। फिर मान लो कि किसी से मैंने पूछा न्याय क्या है, तो किसी ने कहा सर शक्तिशाली का हित ही न्याय है। मैंने कहा यह तो न्याय नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, वाद संवाद हो रहा है और फिर किसकी तरफ पहुंच रहे हैं बताओ, वाद प्रतिवाद हो रहा है और फिर अंतिम निष्कर्ष की ओर पहुंच रहे हैं। इसलिए द्वंद्वात्मक पद्धति को कौन सी पद्धति भी बोलते हैं, स्वाद पद्धति भी बोलते, संवाद पद्धति भी बोलते हैं, या कौन सी पद्धति भी बोलते हैं, वार्तालाप पद्धति भी बोलते हैं। लेकिन प्लेटो ने द्वंद्वात्मक पद्धति को क्या बोला था ये याद रखना है। प्लेटो अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलेक्टिकल मेथड को क्या बोलता है, द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी। प्लेटो अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति को या डायलेक्टिकल मेथड के लिए कौन सी शब्दावली का प्रयोग करता है, द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी। मतलब वो ये बताता है कि ये डायलेक्टिकल मेथड सुपर रियलिटी या सत्य तक पहुंचने का, सुपर रियलिटी या सत्य तक पहुंचने का कौन सा तरीका है बताओ, एक वैज्ञानिक तरीका है, एक साइंटिफिक तरीका है। इस साइंटिफिक तरीके से हम कौन से सत्य तक पहुंच जाते हैं बताओ, परम सत्य तक पहुंच जाते हैं। कौन सी पद्धति में, अरे मैंने एक विचार दिया, फिर आपने मेरे विचार को काट के एक विचार दिया, ठीक है, फिर दोनों में से असत्य का जो अंश है वो कट गया और हम किधर आ गए बताओ, परम सत्य की। ये कौन सी पद्धति है बताओ, वैज्ञानिक पद्धति, एक वैज्ञानिक तरीका है, एक साइंटिफिक तरीके से हम आगे पढ़ रहे हैं। इसलिए इस पद्धति को कौन सी पद्धति बोलता है, द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी। प्लेटो अपनी डायलेक्टिकल मेथड के लिए कौन सी शब्दावली का प्रयोग करता है, द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी। लेकिन डायलेक्टिकल मेथड को ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं बताओ, बोलो देखे क्या लिखा है, कौन सा चोस, एलन चोस, एलन कोचिंग नहीं है, क्या लिखा है बताओ, एलन चोस। कौन सी पद्धति को बोलते हैं, डायलेक्टिकल मेथड। वही इसमें होता क्या है, जो भी आप प्रश्न पूछोगे उसके अगेंस्ट आपको क्या करना है बताओ, काउंटर क्वेश्चन करना है। जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसका हम क्या करेंगे बताओ, काउंटर क्वेश्चन करेंगे। तो फिर क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन के बीच में क्या होगा बताओ, मंथन होगा और फिर हम कौन से सत्य तक पहुंचेंगे। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे बताओ, विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का क्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। तो डायलेक्टिकल मेथड को एलन चोस पद्धति भी बोलते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि आपके द्वारा जो भी प्रश्न किया जाएगा उस पर काउंटर प्रश्न किया जाएगा, उस पर क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा और उसके माध्यम से उस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए इस पद्धति को कौन सी पद्धति भी बोलते हैं बताओ, एलन चोस पद्धति भी बोलते हैं। कौन सी पद्धति को बताओ, डायलेक्टिकल मेथड। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। वापस बताओ कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं, डायलेक्टिकल मेथड। कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, डायलेक्टिकल मेथड या द्वंद्वात्मक पद्धति बोलते हैं। इसको कौन कौन सी पद्धतियां भी बोलते हैं, संवाद या वार्तालाप, ये तो सिंपल बात हो गई। लेकिन प्लेटो ने इस पद्धति को कौन सा पद्धति बोला है, द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी। इसके अलावा ये यूनानी भाषा में इसके लिए कौन सी शब्दावली प्रयोग की जाती है, एलन चोस। क्वेश्चन आएगा एलन चोस क्या है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, डायलेक्टिकल मेथड से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है,
जो भी पर्सन होता है उसमें क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है या काउंटर क्वेश्चन किया जाता है, और उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को समझाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। वो कौन सी मेथड होती है? ठीक है। अब इस पद्धति का प्रयोग किस किस के द्वारा किया गया है, इसको भी समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले मौखिक रूप में इस पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले मौखिक रूप में इस पद्धति का सुकरात के द्वारा प्रयोग किया गया था। भाई सुकरात ने जो भी विचार हैं वो सुकरात ने कोई डायलॉग नहीं लिखा है, कोई रचना नहीं लिखी है ना। सुकरात तो क्या था बताओ? शिल्पकार था, और शाम सुबह जब भी बैठता था युवाओं को अपने साथ में बैठा लेता था और मौखिक रूप में अपने क्या देता था बताओ? विचार देता था। सुकरात आपको बैठा लिया, आपसे पूछा न्याय क्या है, ऐसा क्वेश्चन किया। फिर अगर आप कोई आंसर दिया, मान लो आपने न्याय के बारे में कोई आंसर दिया, फिर मैं उसके ऊपर क्या करूंगा बताओ? काउंटर क्वेश्चन करूंगा, उसी पर क्या करूंगा बताओ? क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। ऐसे बैठे बैठे काम कौन करता था बताओ? सुकरात। तो मौखिक रूप में डायलेक्टिकल मेथड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया बताओ? लेकिन मौखिक को माना जाएगा या लिखित को माना जाएगा एग्जाम में? अरे एग्जाम में किसको माना जाएगा बताओ? लिखित को। तो अगर क्वेश्चन आए डायलेक्टिकल मेथड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया बताओ? सबसे पहले किसने प्रयोग किया बताओ? प्लेटो ने प्रयोग किया है। लेकिन हमारे यहाँ एक भाई साहब है, कौन से भाई साहब है बताओ? इन्हीं के शिष्य, प्लेटो के शिष्य है, कौन बताओ? अरस्तु। और अरस्तु ये बोलते हैं कि डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? अरे किसने किया है? आलिया भट्ट ने नहीं। किसने प्रयोग किया है बताओ? जॉन एलिया। एलिया है ना, एलियन नहीं है, सॉरी। डायलेक्टिकल मेथड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया बताओ? एलियन तो अलग हो जाएगा ना। तो किसने किया है बताओ? आलिया भट्ट ने नहीं, किसने बताओ? जॉन एलिया ने, है ना। ये अब क्वेश्चन आया कि बताओ डायलेक्टिकल मेथड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? प्लेटो। लेकिन क्वेश्चन आए अरस्तु के अकॉर्डिंग, अरस्तु के अनुसार डायलेक्टिकल मेथड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया बताओ? जॉन एलिया ने प्रयोग किया। आधुनिक समय में आगे हम समझेंगे कि हीगल के द्वारा भी कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया जाता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा भी कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया जाता है। और जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ेंगे, तो एक नव हिगलवादी है, यानी हिगल के विचारों को ही आगे बढ़ाने वाला एक विचारक है, जिसका नाम क्या है बताओ? फ्रांसीसी फुकुयामा। कौन सा यामा? फ्रांसीसी फुकुयामा। कौन सा यामा है बताओ? फ्रांसीसी फुकुयामा ने भी कौन सी मेथड का प्रयोग किया है बताओ? डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया है। वापस बताओ, सबसे पहले लिखित रूप में बताओ डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किसने किया है? किसने किया बताओ? लेकिन अरस्तु के अकॉर्डिंग इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जॉन एलियन। फिर मेरे को बताओ कि जो हमारी डायलेक्टिकल मेथड है मॉडर्न टाइम में, इसका प्रयोग किसने किया है? हेगल ने अपना राष्ट्र राज्य की अवधारणा समझाने के लिए डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया है। जबकि कार्ल मार्क्स ने अपने साम्यवादी क्रांति का सिद्धांत देने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया है। फिर देखो, इस डायलेक्टिकल मेथड को हम कौन सी शैली पद्धति भी बोलते हैं? कौन सी शैली भी? मोनोलॉग। मोनोलॉग शैली या मोनोलॉग पद्धति भी बोलते हैं, मोनोलॉग स्टाइल भी बोलते हैं। कौन सी स्टाइल भी बोला जाता है बताओ? मोनोलॉग स्टाइल बोला जाता है। एक लाप पद्धति। अरे बहुत सारे नहीं होते हैं कि एक ही लाप गाते रहते हैं, यानी एक ही भाषा में गाना गाते रहते हैं, इसीलिए इसको कौन सी पद्धति भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार यूजीसी नेट में कि कौन सी पद्धति को मोनोलॉग पद्धति भी बोलते हैं। तो विरोधाभास लग रहा है ना। डायलेक्टिकल में तो आपको लग रहा होगा दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन मोनोलॉग में क्या लग रहा है बताओ? एक ही बात लग रही है। देखो इसमें होता क्या है, जैसे कुल मिला के जितने भी विचारक है वो मूवी के क्या है बताओ? डायरेक्टर है। इन विचारों को पता है कि मेरी मूवी का एंड क्या होने वाला है, कि हीरो और हीरोइन मिलने वाले हैं या बिछड़ने वाले हैं। तो जैसे कार्ल मार्क्स ने अपनी मूवी बनाई, और कार्ल मार्क्स अपनी मूवी बना के इस कहानी को कहां एंड करना चाहता था? कौन सा समाज की स्थापना करना चाहता था बताओ? साम्यवादी समाज। तो वो कुल मिला के करेगा क्या? कहानी क्रिएट करेगा। पहले आदिम समाज था, ठीक है, फिर मान लो दास समाज आया, ठीक है, फिर कौन सा समाज आया? मान लो कर्षक समाज आया, ठीक है, फिर मान लो कि मध्य पूंजीवादी समाज आया, लेकिन लास्ट में कौन सा समाज आया? वो एक लाप गाना गा रहा है। किसका गाना गा रहा है बताओ?
तो वो अपनी डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग करते हुए कुल मिला के चीजों को लेके कहां पे जाना चाहता है? अरे मोनोलोग का मतलब है एक ही दिशा में सोच पा रहा है। अरे जरूरी थोड़ी ये ट्रेन चलती चलती यहीं जाती, ट्रेन इधर भी तो जा सकती थी। इसी प्रकार से जब हम हिगल को समझेंगे कि तो हिगल किसका कॉन्सेप्ट देता है? हिगल कॉन्सेप्ट देता है राष्ट्र राज्य का। और हिगल क्या बताता है? हिगल बताता है देखो पहले आया था परिवार, आया था फिर नागरिक समाज आया था, और फिर क्या आ गया बताओ? राष्ट्र राज्य। और सर्वश्रेष्ठ स्थिति कौन सी है बताओ? राष्ट्र राज्य की। तो ये कुल मिला के एक ही दिशा में गाना गा रहे हैं, इसीलिए डायलेक्टिकल मेथड को कौन सी पद्धति भी बोलते हैं बताओ? कौन सी पद्धति? मोनोलॉग शैली या मोनोलॉग पद्धति भी बोला जाता है। कौन सी पद्धति भी हमने पढ़ ली है बताओ? कौन सी? डायलेक्टिकल मेथड भी पढ़ ली है। हमारा बेस चलेगा फाउंडेशन की तरह, है ना कि कोर्स पूरा कराने की तरह। फाउंडेशन के तरह का मतलब है एक एक चीजों को आराम से समझते समझते चलेंगे। और मैं पहले बोल रहा हूं कि जब तक आपकी 40% 50% पॉलिटी नहीं होगी तब तक आपको मजा नहीं आएगा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस क्या है? पूरा ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा जाल आराम से आपस में गुथा हुआ है। जब आपका 20% 30% 40% सिलेबस के पास में आएगा तो चीजों में कनेक्टिविटी आएगी। फिर आप डिफरेंस करेंगे, अच्छा प्लेटो ऐसा बोल रहा है, अरस्तु ऐसा बोल रहा है, अच्छा प्लेटो और अरस्तु ऐसा बोल रहे थे, मैकियावेली ऐसा बोल रहा है। फिर आपको लगेगा कि प्लेटो की पद्धति ये थी, अरस्तु की पद्धति ये है, हॉब्स की पद्धति ये है। तो आप चीजों में क्या करेंगे बताओ? डिफरेंस क्रिएट करना प्रारंभ करेंगे, चीजों को कनेक्ट करना प्रारंभ करेंगे, तो चीजें कनेक्टिविटी में आगे बढ़ेगी, तब आपको और ज्यादा आनंद आएगा। अगली पद्धति कौन सी है बताओ? अरे कौन सी पद्धति बताओ? अनुरूपता की पद्धति या सादृश्यता की पद्धति बोल सकते हैं, यानी एनालॉजी मेथड, है ना? एनालॉजी मेथड, अनुरूपता की पद्धति या कौन सी पद्धति बताओ? सादृश्यता की पद्धति। ठीक है। अब इस पद्धति को ऐसे समझो कि एक अच्छा कम्युनिकेटर कौन होता है? एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो अपने डिफिकल्ट कॉन्सेप्टों को भी आम जनता को समझा सके। लेकिन बताओ आम जनता को डिफिकल्ट शब्दावलियां समझ में आएगी क्या? एक तरफ तो मोदी जी बोले मैं समावेशी विकास करना चाहता हूं। अब मोदी जी को पता है, आधी भारत की जनता को पता ही नहीं है समावेशी विकास क्या होता है। तो मोदी जी ने सिंपल एनालॉजी क्रिएट कर दी, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। यह है एक अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान। उसी प्रकार से प्लेटो अपना चिंतन देना चाह रहा है, अपने विचारों को एथेंस की आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहता है। अब वो मान लो थ्योरी ऑफ आइडिया, फिलोसोफर किंग, आइडियल स्टेट, इतने इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्टों को अगर आम जनता के सामने सीधा सीधा समझाने का प्रयास करेगा तो आम जनता को समझ में नहीं आएगा। तो फिर उसने एक पद्धति क्रिएट की ताकि मैं आम जनता को चीजें आसानी से क्या कर सकूं बताओ? समझा सकूं। जैसे मान लो कि मैं पहली या यूकेजी की क्लास में गया, मैं एलकेजी की क्लास में गया। मैंने बच्चों को बोला बच्चों आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। बच्चे सोच रहे ये क्या होता है। फिर मैं बोलूंगा बच्चों को देखो परमाणु होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं बताओ? चक्कर लगाते हैं, नाभि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहीं पे मैं बच्चों को ऐसे बोलता हूं देखो परमाणु को आप ऐसे समझ लो जैसे तरबूज है। बच्चों के माइंड में एक तस्वीर बन गई कि अच्छा जैसा तरबूज होता होगा उसी प्रकार का क्या होता होगा बताओ? परमाणु होता होगा। तो मैंने क्या किया बताओ? परमाणु का सिद्धांत समझाने के लिए एक एनालॉजी क्रिएट कर ली, एक सादृश्यता क्रिएट कर ली, किसके साथ में बताओ? तरबूज के साथ में। इसी प्रकार से प्लेटो अपने चिंतन को या अपनी फिलोसॉफी को समझाने के लिए क्या करे क्रिएट करेगा बताओ?
एनालॉजी क्रिएट करेगा। और कौन सी पद्धति का प्रयोग करेगा बताओ? तो बताओ इस एनालॉजी पद्धति का फायदा क्या होगा? जो जटिल अवधारणाएं होती है, कौन सी अवधारणाएं होती है? जटिल अवधारणाएं होती हैं, या कौन सी अवधारणाएं होती है? जो अमूर्त अवधारणाएं होती है। कौन सी अवधारणाएं? चलो जटिल तो आप जानते हैं, अमूर्त जानते हैं क्या? मूर्त, दो शब्दावली सुनते हैं ना आप, एक होता है मूर्त और एक क्या होता है बताओ? मूर्त मतलब मूर्तिमान रूप, जो आपको दिख रहा है वो तो क्या है? मूर्त है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? अमूर्त है। न्याय दिखा क्या? न्याय दिखने की चीज है या महसूस करने की चीज है? बताओ प्यार क्या है, मूर्त है या अमूर्त है? ये तो बता ही दोगे आप, मेरे को पता है। तो ये कौन सी अवधारणा है बताओ? अमूर्त अवधारणा। तो अगर अमूर्त अवधारणा को अगर आसानी से समझाना है तो हमें क्या करना है बताओ? किसी के साथ में क्या करनी क्रिएट करनी पड़ेगी? एनालॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि जटिल और अमूर्त अवधारणा को आसानी से समझाया जा सके। और इसीलिए प्लेटो के द्वारा कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है बताओ? एनालॉजी पद्धति का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लेटो से पूछा गया, आप मेरे को बताओ क्या दार्शनिक राजा के साथ साथ क्या दार्शनिक रानी भी बनाई जा सकती है क्या? प्लेटो से पूछा गया क्या दार्शनिक राजा के साथ साथ दार्शनिक रानी भी बनाई जा सकती है, या यहां पे महिला या पुरुष के आधार पर भेदभाव किया जाना चाहिए? तो एथेंस के समाज ने जब ये क्वेश्चन पूछा प्लेटो से कि क्या केवल दार्शनिक राजा बनेगा या दार्शनिक रानी बनेगी, तो प्लेटो ने उनको समझाया, आप मेरे को बताओ, आप अपने घर पे जो डोगी रखते हो, घर की रखवाली करने के लिए जो आप क्या रखते हो बताओ? डॉग रखते हो। तो आप जब डॉग रखते हो तो आप नर कुत्ते में और मादा कुत्ते में भेदभाव करते हो क्या? ये थोड़े सोचते हैं कि ये नर कुत्ता है तो ये अच्छी रक्षा करेगा, या मादा कुत्ता है तो अच्छी रक्षा नहीं करेगा। तो प्लेटो ने समझाया कि जब घर की रखवाली करने के लिए हम कुत्ते और कुतिया में भेद नहीं कर सकते हैं, तो फिर राजा बनाने में हम पुरुष और महिला में किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो आप मेरे को बताओ, इस डॉग के साथ में नर कुत्ते और मादा कुत्ते के साथ में एनालॉजी क्रिएट करके प्लेटो ने अपना सिद्धांत समझाने का क्या किया बताओ? प्रयास किया। तो आप मेरे को बताओ, यह दार्शनिक राजा और रानी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने किसके साथ सादृश्यता, ये किसके साथ साम्य अवस्था बैठाने की प्रयास किया? इसलिए इस पद्धति को कौन सी पद्धति भी बोलते हैं? साम्य अवस्था वाली पद्धति भी बोलते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं बताओ? किसी ना किसी अवधारणा के साथ में क्या स्थापित करते हैं बताओ? साम्य अवस्था स्थापित करते हैं, साम्यता स्थापित करते हैं। इसलिए इसको कौन सी पद्धति भी बोलते हैं? साम्यता वाली पद्धति भी बोलते हैं। अब हमें यहां पे मैं एक बार बता रहा हूं, वो चीजें आगे वापस रिपीट होगी। यहां पे मैं 5-6 एग्जांपल बताऊंगा कि प्लेटो अपने कौन कौन से सिद्धांतों को समझाने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करता है। अरे कौन सी पद्धति का? एनालॉजी पद्धति का, या कौन सी पद्धति का? अनुरूपता पद्धति का, या कौन सी पद्धति का? सादृश्यता की पद्धति का प्रयोग करता है। जैसे एक उसके द्वारा गुफा का रूपक दिया जाता है, यानी किसका रूपक दिया जाता है? इस गुफा की थ्योरी को हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। आप अभी के लिए इतना समझो कि प्लेटो के द्वारा एक एलिगोरी ऑफ द केव का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, और उसकी सहायता से वो अपने कौन से सिद्धांत को समझाता है? कौन से सिद्धांत को समझाता है? प्रत्येक के सिद्धांत को। कौन से सिद्धांत को? तो उसने अपने गुफा के रूपक के साथ में किसकी सादृश्यता या किसकी साम्यता स्थापित करने के प्रयास किया बताओ? प्रत्येक के सिद्धांत को। इसको भी याद मत करो। इतना है कि प्लेटो एक गुफा का रूपक का प्रयोग करता है, और गुफा के रूपक के द्वारा अपना कौन से सिद्धांत को समझाता है बताओ? प्रत्येक के सिद्धांत को समझाता है। फिर प्लेटो क्या बोलता है कि हमारे एथेंस के समाज में, या अपना जो भी वो अपना आइडियल स्टेट देता है प्लेटो, उस आदर्श राज्य के अंदर वो 3 प्रकार के वर्ग की बात करता है, क्लास की बात करता है। जैसे आप ऐसे जानते होंगे कि भारत में भी वर्ग व्यवस्था थी क्या? अरे वर्ग व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था थी ना। कौन कौन सा वर्ण था बताओ? अरे कौन हुआ करते थे बताओ? ब्राह्मण हुआ करते थे। फिर कौन हुआ करते थे बताओ? फिर कौन से हुआ करते थे? क्षत्रिय हुआ करते थे। फिर कौन बताओ?
ठीक है, फिर कौन हुआ करते थे? शूद्र। इस प्रकार से हमारे यहाँ कितने प्रकार के वर्ण या वर्ग बताए गए बताओ? 4। लेकिन प्लेटो कितना बता रहा है? प्लेटो कितना बता रहा है? 3। क्यों प्लेटो को 3 ही दिख रहे हैं? अरे इसीलिए तो कॉल पॉपर क्या बोलेगा, भाई तू सर्वाधिकारवाद का प्रणेता है, तो खुले समाज का दुश्मन है। बताओ, खुले समाज में 3 वर्ग होंगे, 300 वर्ग होंगे, 3000 वर्ग होंगे? 3000 से भी ज्यादा वर्ग होंगे। जबकि इसने क्या, केवल कितने वर्ग होंगे बताओ? इसका मीनिंग है कोई चौथा वर्ग है नहीं। अब फिर हमको अपना खोपड़ा नहीं लड़ाना है कि सर इसने 3 ही क्यों बोला। अगर वो 4 बोल देता तो मैं आपको कितना पढ़ाता। वो कितना बोल के गया? 3, इसीलिए मैं आपको कितना पढ़ाऊंगा? 3। तो 3 उसने कौन कौन सा बताया? देखो, एक तो जो मान लो शासक वर्ग है, शासक वर्ग जिसको वो कौन सा राजा बोलता है बताओ? दार्शनिक राजा बोलता है। एक कौन सा वर्ग है बताओ? सैनिक वर्ग। आगे हम समझेंगे इनको और ज्यादा। और एक कौन सा वर्ग है बताओ? उत्पादक वर्ग। ठीक है, वो बोलता है कि हमारी आत्मा में 3 प्रकार के सद्गुण होते हैं, और जिस व्यक्ति में वासना का सद्गुण सबसे ज्यादा होता है वो तो कौन से वर्ग में आता है? उत्पादक वर्ग में आता है। और जिसमें साहस या क्रेज होता है वो कौन से वर्ग में आता है? सैनिक वर्ग में आता है। जबकि जिसके अंदर क्या होता है बताओ? विवेक होता है, वो कौन से वर्ग में आता है बताओ? शासक वर्ग में आता है। अब वो अपनी इस वर्ग को समझाने के लिए एक तो हमारे यहाँ मतलब पशुओं के साथ में क्या क्रिएट करता है बताओ? क्या क्रिएट करता है बताओ? एनालॉजी क्रिएट करता है। और किसके साथ में क्रिएट करता है बताओ? धातुओं के साथ में भी क्या क्रिएट करता है बताओ? एनालॉजी क्रिएट करता है। वो बोलता है कि जो उत्पादक वर्ग है वो किसकी तरह है बताओ? ह्यूमन केटल की तरह है, मानव पशु की तरह है। जैसे पशु की वासना कभी संतुष्ट होती है क्या? पशु की वासना कभी खत्म होती है क्या? नहीं होती है। उसी प्रकार से जो उत्पादक वर्ग है उसकी वासना कभी भी क्या नहीं होगी बताओ? समाप्त नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में वो सैनिक वर्ग की किससे तुलना करता है कि ये किसके समान है बताओ? वाचडॉग के समान है, प्रहरी कुत्ते के समान है। जिस प्रकार से प्रहरी कुत्ता क्या करता है, वाचडॉग क्या करता है, हमारी क्या करता है बताओ? रक्षा करता है। उसी प्रकार से सैनिक वर्ग हमारी क्या करेगा बताओ? रक्षा करेगा। अरे एथेंस के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सर ये सैनिक वर्ग क्या करेगा। तो प्लेटो ने सिंपल बोल दिया, जैसे आपके घर पे वॉचडॉग क्या करता है, तो एथेंस की जनता ने कहा सर वो हमारी सुरक्षा करता है। तो बोला उसी प्रकार से सैनिक वर्ग हमारी क्या करेगा बताओ? सुरक्षा करेगा। फिर बोला जो शासक वर्ग है वो किसकी तरह बताओ? अरे किसकी तरह बताओ? गडरिये की तरह बताया, कसाई की तरह बताया? गडरिये की तरह। जिस प्रकार से गडरिया क्या करता है, भेड़ पर चराने जाता है, गडरिया तो क्या करता है? खुद की भी सुरक्षा करता है। और किसकी सुरक्षा करता है? भेड़ों की भी सुरक्षा करता है। उसी प्रकार से जो शासक वर्ग है वो क्या करेगा? खुद की भी सुरक्षा करेगा और आम जनता की भी क्या करेगा बताओ? सुरक्षा करेगा। तो ये कौन सा वर्ग हो गया बताओ? शासक वर्ग। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार पशुओं के साथ में क्या क्रिएट की गई है बताओ? एनालॉजी क्रिएट की गई है। इसी प्रकार से इसके साथ में सादृश्यता क्रिएट की गई है, या क्या स्थापित की गई है? अनुरूपता। फिर आगे धातु के रूपक का भी प्रयोग करता है। यानी यहां आगे मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा। प्लेटो बोलता है कि आपको बड़ी बड़ी फेंकनी है। ये फेंकना का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है कि वर्तमान की सरकार में चल रहा है। राजा द्वारा बड़ी बड़ी बातें फेंकने का कॉन्सेप्ट कब से चल रहा है बताओ? प्लेटो के समय से चल रहा है। प्लेटो ने कहा कि आपको जनता के बीच में थोड़ा माहौल बना के रखना है। क्या माहौल बना के रखना है? कि जनता को यह हमेशा बता के रखना, जो उत्पादक वर्ग है उसकी आत्मा तो किसकी है बताओ? तांबे की है। और जो सैनिक वर्ग है उसकी आत्मा किसकी है? किसकी है बताओ? और जो शासक वर्ग है उसकी आत्मा किसकी है बताओ? सोने की। मोदी जी की आत्मा किसकी आत्मा है? और हमारी आत्मा। ठीक है, तो फिर सर्वश्रेष्ठ क्या है भाई? धातु में कौन महंगा है? सोना महंगा है। ठीक है, और तांबा तो सस्ता ही है। तो इस प्रकार से देखो, उसने ये जो अपने 3 वर्गों की अवधारणा को पशुओं के साथ में सादृश्यता स्थापित करके समझाया, और धातुओं के साथ में साम्यता स्थापित करके भी समझाया। किसने बताओ? प्लेटो ने। इसी प्रकार से वो और अवधारणाएं समझाता है, इसी अपनी अनुरूपता की पद्धति की सहायता से। कौन सा? अगला एक उसका कॉन्सेप्ट है, किसका बताओ? कठपुतली।
का रूपक एवं सोने की डोरी, है ना, गोल्डन क्रोड। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, आरपीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्लेटो के द्वारा प्रयोग में ली गई। फिर आपसे पूछेंगे गुफा का रूपक किसका है, प्लेटो का। फिर बोलेंगे धातु का रूपक किसका है, प्लेटो का। फिर बताओ ये वर्गों के साथ में पशुओं से साम्यता स्थापित कौन करता है, प्लेटो। फिर आपसे पूछेंगे कि कठपुतली का रूपक, यानी ये पपेट थ्योरी और गोल्डन करोड़ यानी कि सोने की डोरी का कॉन्सेप्ट कौन देता है, प्लेटो देता है। कौन सी किताब में देता है बताओ, द लॉज में। आपके नोट्स में जहां द लॉज लिखेंगे हम, वहां किसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, कठपुतली के रूपक के बारे में और सोने की डोरी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि गोल्डन करोड़ का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा प्रयोग में लिया गया है, बताओ, प्लेटो के द्वारा में। इसको समझ लीजिएगा आप यहीं पे, फिर आगे और समझा दूंगा। अभी प्लेटो की क्लास में तो आपको लगेगा ही नहीं पॉलिटिकल साइंस चल रही है, क्योंकि ये तो आपको लगेगा जैसे फिलोसॉफी चल रही है। फिर अरस्तु वाले चैप्टर में आपको कुछ कुछ लगेगा कि हाँ अब पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का पिता वही है। लेकिन असली राजनीति का आनंद आपको आना प्रारंभ होगा मैकियावेली से, कि सर अब मजा आया, अब आई राजनीति विज्ञान। क्योंकि राजनीति विज्ञान में हमने क्या देखा, सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, यानी अधिकार, न्याय, समतंत्रता, समानता। यहां तो सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, कठपुतली, है ना, कौन सी डोरी पढ़ा रहे बताओ, सोने की डोरी पढ़ा रहे। ठीक है, तो प्लेटो वास्तव में राजनीति विज्ञान का नहीं अपितु राजनीतिक दर्शन का क्या है बताओ, पिता है। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का पिता तो कौन है बताओ, अरस्तु। तो देखो आपने कठपुतली का गेम देखा होगा, तो मान लीजिए कि ये क्या है बताओ, कोई कठपुतली है, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो ऊपर बैठा है और इस कठपुतली का क्या कर रहा है बताओ, संचालन कर रहा है। ऐसे ही समझ लीजिए कि ऊपर भगवान बैठे हैं, ठीक है, वो हमारा और हम क्या है बताओ, कठपुतली है, और वो हमको क्या कर रहा है बताओ, हैंडल कर रहा है। अब आपको पता है यहां से कठपुतली की विभिन्न प्रकार की डोरियां आती है। एक डोरी ऐसी होती है जो उसकी खोपड़ी से बंधी हुई होती है, सिर से बंधी हुई होती है। एक डोरी ऐसी है जो उसके किससे बंधी हुई है बताओ, मान लो हाथों से बंधी हुई है। कुछ डोरियां ऐसी है मान लो जो इसके उदर या पेड़ से बंधी हुई है। कुछ डोरियां ऐसी है जो इसके किससे बंधी हुई है। प्लेटो कहता है अपनी पुस्तक द लॉज में, कहता है जो डोरी उसकी खोपड़ी से बंधी हुई है वो डोरी तो किसकी है। अरे किसकी डोरी है बताओ, सोने की डोरी है। और जो हाथों से बंधी हुई है, पैरों से बंधी हुई है, उस डोरी को चाहिए लोहे की डोरी मान लो, ठीक है, चांदी की डोरी मान लो, तांबे की डोरी मान लो, एकदम सस्ती डोरी है। महंगी डोरी कौन सी है, ठीक है। तो वो ये बताता है कि इस पूरी कठपुतली का कंट्रोल कौन सी डोरी से रहेगा, उस डोरी से रहेगा जिसकी सहायता से इसका क्या बंधा हुआ है बताओ, सिर बंधा हुआ है। इन सभी डोरियों के ऊपर सबसे ऊपर डोरी कौन सी है बताओ, जो हाथ से बंधी हुई डोरी है, जो पैर से बंधी हुई डोरी है। इन सभी डोरियों में से सबसे ऊपर वाली डोरी कौन सी है, जो किससे बंधी हुई है बताओ, जो उसके सिर से बंधी हुई है। जो डोरी किससे बंधी हुई है बताओ, सिर से। अब वो यहां से क्या समझाना चाहता है, वो ये समझाना चाहता है जो डोरी हमारे हाथ से बंधी हुई है, पैर से बंधी हुई है या पेट से बंधी हुई है, वो डोरियां तो कौन सी डोरियां हैं, भौतिक सुखों की डोरियां हैं। वो डोरियां तो कौन सी डोरियां हैं बताओ, भौतिक सुखों की डोरियां हैं। जबकि जो डोरी हमारे मस्तिष्क से बंधी हुई है वो कौन सी डोरियां हैं बताओ, कौन सी सुखों की डोरियां हैं बताओ। और वो व्यक्ति हमेशा गुड लाइफ जिएगा जिसके ऊपर सोने की डोरी का क्या है बताओ, नियंत्रण है। मतलब हमेशा बौद्धिक डोरी का कौन सी डोरी पर नियंत्रण होना चाहिए, भौतिक सुखों वाली डोरी पर क्या होना चाहिए बताओ, नियंत्रण होना चाहिए। प्लेटो ये समझाना चाहता है जो व्यक्ति गुस्से को, लालच को, स्वार्थ को, ठीक है, वासनाओं को, ये सभी जो डोरियां हैं वो तो कौन सी डोरियां हैं, भौतिक सुखों की डोरियां हैं। लेकिन सबसे ऊंची वाली डोरी कौन सी डोरी है, अरे कौन सी डोरी है,
कौन सी डोरी बताओ? कुल मिला के इस सोने की डोरी के माध्यम से प्लेटो ये बताना चाहता है कि किसकी सर्वोच्चता है? विवेक की सर्वोच्चता है। कौन से सुखों की सर्वोच्चता है? बौद्धिक सुखों की सर्वोच्चता है। कौन से सुखों पे? भौतिक सुखों पे। रिपब्लिक में भी वो किसको सर्वोच्च मान रहा है? विवेक को। दार्शनिक राजा की बात करेगा, आगे हम पढ़ेंगे। रिपब्लिक में प्लेटो कौन से राजा की बात करेगा? दार्शनिक राजा। और दार्शनिक राजा वो होगा जिसके पास में क्या होगा? जबकि द लॉज में वो कौन सा कॉन्सेप्ट देता है? गोल्डन क्रोड। और उसमें भी कौन से सुखों की बात करता है? भौतिक सुखों की तुलना में कौन से सुखों को प्राथमिक मानता है? बौद्धिक सुखों को। इसका मीनिंग है किसकी सत्ता को सर्वोच्च मानता है? इसे समझो, हमारे शरीर में विवेक का शासन सर्वोच्च है। किस पे बताओ? हाथ पे भी, पैर पे भी। अरे हमारे मस्तिष्क का शासन किस पे चल रहा है? हाथ पे भी चल रहा है, पैर पे भी चल रहा है, हमारे मन पे भी चल रहा है। हमारी वासनाओं को नियंत्रण केवल कौन रख सकता है बताओ? हमारा मस्तिष्क। या कौन रख सकता है बताओ? विवेक। तो सीधी बात भी समझा सकता था वो। लेकिन उस समय एथेंस के समाज में या गांव, एथेंस की ढाणियों में, गांवों में मेरे को लग रहा है कोई कठपुतली दिखाने के लिए आता होगा। तो प्लेटो को समझ में आ गया कि मैं ये समझाना तो ये चाह रहा हूं कि हमारे मस्तिष्क का शासन हमारे हाथ पैरों पे होता है। हमारे बौद्धिक सुख भौतिक सुखों की तुलना में सर्वोच्च होते हैं। लेकिन ये सीधी बात तो जनता को समझ में आएगी नहीं। तो उसने कौन सा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया? कठपुतली का रूपक। या कौन सी डोरी बताओ? सोने की डोरी, है ना। तो पपेट थ्योरी और गोल्डन करोड़ का कॉन्सेप्ट किसका है बताओ? प्लेटो का है। ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट वो और भी देता है, श्रेष्ठ नस्ल का सिद्धांत। श्रेष्ठ नस्ल के सिद्धांत में वो सिंपल समझाना चाह रहा है कि जिस प्रकार से श्रेष्ठ नस्ल के सिद्धांत में प्लेटो क्या समझाना चाह रहा है? जिस प्रकार से हम बताओ भाई प्रजनन के माध्यम से या नस्ल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से पशुओं की नस्ल को सुधार सकते हैं, नहीं सुधार सकते हैं? अरे संकरण पढ़ते हैं ना आप साइंस में। संकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? पशुओं की नस्लों को क्या कर सकते हैं बताओ? सुधार सकते हैं। उसी प्रकार से किसकी नस्लों को भी सुधारा जा सकता है? नागरिकों की नस्लों को या व्यक्तियों की नस्लों को भी क्या किया जा सकता है बताओ? सुधारा जा सकता है। ऐसा कॉन्सेप्ट भी देता है। इसके अलावा प्लेटो बोलता है कि शासन एक क्या है बताओ? शासन एक क्या है बताओ? कला है। शासन एक क्या है बताओ? कला है। जिसे पढ़ाना एक क्या है बताओ? कला है। डॉक्टर का प्रोफेशन एक क्या है बताओ? कला है। जहाज चलाना एक क्या है? कला है। संगीतकार बनना भी एक क्या है बताओ? कला है। उसी प्रकार से शासन चलाना भी क्या है बताओ? एक कला है। जब आप लोग, प्लेटो ये समझाना चाहता है कि जब आप लोग अगर अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो आप अपना इलाज करवाने के लिए क्या बताओ? किसी झोला छाप डॉक्टर पे विश्वास कर लेते हो क्या? तो प्लेटो कहता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपना शरीर का साधारण इलाज करवाने के लिए एक झोला छाप डॉक्टर पे विश्वास नहीं कर सकता है, तो फिर आप एथेंस के समाज की बीमारियों को दूर भगाने के लिए किसी धोबी, मोची या किसी एरे गेरे घूमते व्यक्ति को कैसे शासक बना सकते हो? शासन करना भी एक क्या है बताओ? कला है। तो आप उसी व्यक्ति को शासक बनाओ जिसके पास में शासन करने का क्या है बताओ? सद्गुण है। जिसके पास में क्या है बताओ? विवेक है। ऐसा समझाना चाह रहा है कौन बताओ? प्लेटो। इसी प्रकार से प्लेटो ये भी समझाता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी जहाज में जा रहे थे। अब जहाज में जा रहे थे, आप मान लीजिए 100 लोग बैठे थे और 100 लोगों ने आपस में डिसाइड किया। आप में से कोई जहाज चलाना जानकार था या नहीं था, आपने ये नहीं देखा। आपने तो चुनाव करवाए कि आज जहाज कौन चलाएगा। और पता चला 100 में से 51 लोगों ने कहा भाई साहब ये व्यक्ति क्या चलाएगा बताओ? जहाज चलाएगा। जहाज चलाने का चयन क्या लोकतांत्रिक तरीके के आधार पर होना चाहिए, या जहाज का जो संचालक है उसका चयन इस आधार पर होना चाहिए कि उसको जहाज चलाना आता है या नहीं आता है? किस आधार पे होना चाहिए?
इस आधार पे होना चाहिए कि उसके पास में जहाज चलाने की कला है या नहीं है। अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से चुन के बैठा दोगे कि ये व्यक्ति जहाज चलाएगा क्योंकि 100 में से 51 लोग बोल रहे हैं कि जहाज यही चलाएगा, तो वो 51 को पहले डुबोएगा और 49 को बाद में डुबोएगा। यही कॉन्सेप्ट, यही एनालॉजी क्रिएट करके प्लेटो बताना चाहता है किसके लिए? राजा के लिए, कि आप कर क्या रहे हो? आप बैठ रहे हो, आ रहे हो, चुनाव कर रहे हो, और चुनाव करके मान लो कि कोई भी धोबी मोची, यहां पे वो किसी जाति सूचक को टारगेट नहीं करना चाह रहा है, बट वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई हो सकता है, मान लो कोई टीचर है तो हो सकता है वो पढ़ाता अच्छा है, जरूरी थोड़ी है वो शासन अच्छे से कर पाएगा। कोई डॉक्टर है तो हो सकता है वो डॉक्टर का काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है शासन का काम अच्छे से करेगा। इसी प्रकार से कोई बिजनेसमैन है तो वो हो सकता है बिजनेस का कार्य अच्छा कर सकता है, लेकिन बताओ वो शासन करने का कार्य अच्छे से कर सकता है, इस बात की कोई गारंटी है क्या? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपको जनता की समस्याओं का इलाज करना है तो आपको उसी व्यक्ति को शासन देना होगा जिसने शासन करने की क्या ली है बताओ? ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग किसने ली है? आगे मैं पढ़ाऊंगा भाई साहब, पूरे 35 साल तक कोचिंग की है। किसने बताओ? दार्शनिक राजा ने। तब जाके वो क्या बनने के लिए योग्य हुआ है? तो बताओ 35 साल तक उसके अंदर शासन करने की क्या विकसित की गई है बताओ? कला विकसित की गई है। इसके अलावा इसी प्रकार की एनालॉजी का प्रयोग करता है सुकरात भी। भाई सुकरात का प्रभाव भी तो है प्लेटो पर। तो सुकरात की बड़ी अच्छी लाइन है कि जनता बीमार है। कौन बीमार है? इसलिए हमें स्वामियों का इलाज करना होगा। समझ में आया? बीमार कौन है? तो आपको लग क्या रहा है कि इलाज किसका होना चाहिए? जनता का होना चाहिए, लेकिन सुकरात क्या बोल रहा है? जनता बीमार है, इसलिए हमें शासकों का क्या करना चाहिए? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, फिजिक्स की जनता क्या है? बीमार है। इसलिए हमें आरपीएससी का इलाज करना चाहिए। जनता का इलाज करने की जरूरत नहीं है। इलाज किसका करने की जरूरत है? आरपीएससी का इलाज उसका करने की जरूरत है जो क्या बना रहा है बताओ? पेपर बना रहा है। किसका इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है? विद्यार्थियों का इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमने कौन सी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बताओ? एनालॉजी का कॉन्सेप्ट। कुछ बातें बताओ, देखें आपको यस या नो बताना है कि प्लेटो ने ये कॉन्सेप्ट दिया या नहीं दिया। क्या प्लेटो ने गोपा का रूपक का सिद्धांत दिया था अपने कौन से सिद्धांत को समझाने के लिए? प्रत्यय के सिद्धांत को समझाने के लिए। ठीक है, तो किसके साथ एनालॉजी? प्रत्यय के सिद्धांत की एनालॉजी किसके साथ में? गोपा के साथ में। फिर बताओ उसने कितने वर्ग बताए थे? 3 वर्ग। 3 वर्गों को एक तो पशुओं के साथ में सादृश्यता या अनुरूपता स्थापित की थी, जैसे उत्पादक वर्ग को मानव पशु माना, उसके बाद में सैनिक वर्ग को माना, क्या माना बताओ? वाचडॉग, और राजा को या शासक वर्ग को गडरिया। शासक वर्ग की तुलना किससे की है बताओ? गडरिया से की। ठीक है, उसी प्रकार से क्या उसने धातु के रूपक की अवधारणा का भी प्रयोग किया है क्या? ठीक है, उत्पादक वर्ग कौन सी धातु से बना है? तांबे से। चांदी से कौन बना है? ठीक है, सोने से कौन बना है? ठीक है, उसके बाद में आप मेरे को बताओ, उसने एक कॉन्सेप्ट और दिया जिसको मैंने आपको बताया, कठपुतली का सिद्धांत या गोल्डन क्रोड। सीधा क्वेश्चन यही आता है कि गोल्डन क्रोड या सोने की डोरी एवं कठपुतली के रूपक का प्रयोग प्लेटो ने किया या अरस्तु ने किया? किसने किया? प्लेटो ने। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि सोने की डोरी या कठपुतली के रूपक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक स्टेटमेंट ये बना देंगे कि ये अवधारणा प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक बुक में दी थी, तो गलत हो जाएगा। कौन सी बुक में दिया था? दालोस में दिया था। फिर इस रूपक के माध्यम से प्लेटो ये समझाना चाहता था कि विवेक का शासन सर्वोच्च है और विवेक हमारी वासनाओं पर क्या करता है बताओ? नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बताओ? सही है। गोल्डन क्रोड के माध्यम से प्लेटो ये समझाना चाह रहा है कि हमारे बौद्धिक गुणों के, बौद्धिक सुख किसके ऊपर है बताओ?
भौतिक सुखों के ऊपर है। ठीक है, तो ये कौन सी पद्धति हो गई बताओ? उसके बाद में कौन सी पद्धति है बताओ? उद्देश्य परक पद्धति। उद्देश्य परक लिखा आ सकता है या प्रयोजन मूलक पद्धति। ठीक है, यानी टेलियोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल, ठीक है, मेथड है ना। उद्देश्य परक पद्धति या प्रयोजन मूलक पद्धति या टेलियोलॉजिकल मेथड। अब यहां पे इस पद्धति का क्या मीनिंग है? आप मेरे को बताओ, आप यहां आए हैं, जयपुर आए हैं, तो आपका जयपुर आने का टेलोस क्या है? क्या टेलोस है बताओ? अरे आपका उद्देश्य क्या है? डर लग रहा है? अरे खुल्ले में खुल्ला बोलो ना, जो भी होगा देखा जाएगा। फर्स्ट ये टीचर बनना है, सीधी बात है भाई। इस बात सरकारी नौकरी लेनी है, इसलिए आए हैं या और कोई पर्पज है? बाकी टेलोस सरकारी नौकरी के साथ में ही पूरे हो जाते हैं ना। एक टेलोस पूरा होना जरूरी है, बाकी टेलोस उसके साथ में क्या हो जाते हैं? देखो, टेलोस, टेलोस का मतलब होता है उद्देश्य क्या है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का प्रयोजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? टेलोस बोलते हैं। हम जयपुर इसलिए आए हैं ताकि हम क्या कर सके बताओ? सिलेक्शन ले सके, सरकारी नौकरी पा सके। हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारा भी कोई ना कोई टेलोस होगा। हमारा टेलोस है यूडाइमोनिया, है ना। सुकून मिलता है ना। अब आप सोचेंगे कि नहीं सर, पैसा भी मिलता है ना। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि पैसे के लिए इंसान एक लिमिट तक भाग सकता है। जैसे मान लो कि अंबानी, हम बोले कि अंबानी क्यों भाग रहा है? पैसों के लिए तो नहीं भाग रहा होगा। वो चाहे तो एक दिन में हमारी संसद को, क्या प्रधानमंत्री को खरीद ले, पूरे मतलब देश के जितने भी नेताओं को खरीद ले। इसका मीनिंग है उसका कोई ना कोई यूडाइमोनिया होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो उसको क्या दे रही है बताओ? खुशी दे रही है। उसी प्रकार से ये समझाना चाहता है कि टेलियोलॉजिकल मेथड ये बोलती है, प्रयोजन मूलक पद्धति ये बोलती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज आई है तो वो बिना पर्पज या बिना उद्देश्य के नहीं आई है। वो अच्छी है या बुरी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो शराब है, वो सिगरेट है, वो पानी है, वो भोजन है। इस दुनिया में कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी विचार है, तो उसका कोई ना कोई क्या है बताओ? उद्देश्य है। उसका कोई ना कोई क्या है बताओ? प्रयोजन है। उसका कोई ना कोई क्या है बताओ? लक्ष्य है। इसके लिए वो विचार आया है। जैसे बीज क्यों आया है? एक दिन ये, इस बीज का टेलोस क्या है? ये क्या बनना चाहता है? अरे क्या बनना चाहता है बताओ? वृक्ष बनना चाहता है। तो फिर प्लेटो और अरस्तु ये समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति का टेलोस क्या है? आपका टेलोस क्या है? गुड लाइफ जीना। कौन सा जीवन जीना बताओ? सद्गुणी जीवन जीना। कौन सा जीवन जीना बताओ? अच्छा जीवन जीना हमारा टेलोस है। उसी प्रकार से मान लो कि कोई आइडियल स्टेट है, आदर्श राज्य का टेलोस क्या हो सकता है? आदर्श राज्य का टेलोस ये हो सकता है कि समाज में न्याय की स्थापना करना। तो टेलियोलॉजिकल या प्रयोजन मूलक या उद्देश्य पूरक जो पद्धति है, उसका तात्पर्य ये होता है कि कोई भी विचार है, कोई भी वस्तु है या कोई भी घटना है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर निहित होता है, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर निहित होता है, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर निहित होता है। उसी पद्धति को हम कौन सी पद्धति बोलते हैं बताओ?
टेलियोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। इसको हम कार्य कारण पद्धति भी बोलते हैं। इसको कौन सी पद्धति बोलते हैं? कोई ना कोई भी कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई क्या नीयत है। आप पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। कारण को मैं बोल दूं, इसके पीछे कोई ना कोई क्या बताओ उद्देश्य है। इसको के पीछे कोई ना कोई क्या बताओ प्रयोजन है। मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, मैं पढ़ाने का कार्य क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे कोई ना कोई क्या है बताओ कारण है। आरपीएससी वाले ऐसा धुरंधर पेपर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी कोई जंतर मंतर जैसी घटना हो, ऐसी घटना देखना चाहते हैं आरपीएससी वाले। ठीक है, तो प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई क्या होता है बताओ, कारण होता है। तो उद्देश्य मूलक पद्धति या प्रयोजन मूलक पद्धति को हम कौन सी पद्धति भी बोलते हैं बताओ? कार्य परक या उद्देश्य मूलक या कार्य कारण सिद्धांत पद्धति भी कहते हैं। और प्लेटो और अरस्तु दोनों के द्वारा, प्लेटो एवं अरस्तु दोनों के द्वारा कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है? प्लेटो एवं अरस्तु के द्वारा, दोनों के द्वारा उद्देश्य परक या प्रयोजन मूलक पद्धतियों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। आगे हम समझेंगे कि जैसे जो कार्ल मार्क्स है, वो कार्ल मार्क्स इस दुनिया की आर्थिक व्याख्या करता है। कार्ल मार्क्स इस दुनिया की कैसी व्याख्या करता है? आर्थिक व्याख्या करता है। इसका मीनिंग है कार्ल मार्क्स से कुछ भी पूछ लिया जाए, उसका एक ही आंसर है पैसा। मैं क्या बोल रहा हूं, आगे हम थोड़ा कंपैरिजन में समझेंगे कि जहां प्लेटो अपना चिंतन देने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करता है बताओ? प्रयोजन मूलक पद्धति का प्रयोग करता है। वहीं पे कार्ल मार्क्स अपना विचार देने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करता है? आर्थिक पद्धति का प्रयोग करता है। आर्थिक पद्धति का तात्पर्य है, कार्ल मार्क्स मानेगा प्रत्येक चीज के पीछे क्या छुपा हुआ है बताओ? पैसा। कार्ल मार्क्स से पूछा जाएगा राज्य क्या है, बोलेगा राज्य कुछ नहीं है, टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला इनकी बनाई गई एक मशीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राज्य किसकी मशीन है बताओ? पूंजीपतियों की मशीन है। किसके हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई है बताओ? पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई है। फिर कार्ल मार्क्स से पूछ लेंगे ये विचारधारा होती है क्या कोई? कार्ल मार्क्स बोलेगा कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा एक मिथ्या चेतना है जो किसने बनाई है बताओ? पैसे वाले लोगों ने बनाई है। फिर कार्ल मार्क्स से पूछेंगे कोई धर्म होता है क्या? कार्ल मार्क्स बोलेगा कोई धर्म नहीं होता है, केवल क्या होता है बताओ? पैसा होता है। धर्म तो एक तरह का क्या है बताओ? अफीम है। तो कार्ल मार्क्स अपनी प्रत्येक व्याख्या करने के पीछे क्या लेके आ जाता है? अरे किसको लेके आ जाता है? आर्थिक सिद्धांत को। उसी प्रकार से प्लेटो अपनी प्रत्येक व्याख्या करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करता है? आदर्श व्यक्ति का सिद्धांत क्यों देगा? इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। आदर्श व्यक्ति का सिद्धांत इसलिए देगा ताकि वो व्यक्ति कौन सा जीवन जी सके बताओ? सद्गुणी जीवन जी सके, गुड लाइफ जी सके। प्लेटो आदर्श राज्य की अवधारणा क्यों देगा? कैलिपोलिस की अवधारणा क्यों देगा? प्लेटो अपना कैलिपोलस या आदर्श राज्य की अवधारणा देगा, इसलिए देगा ताकि समाज में किसकी स्थापना की जा सके? न्याय की स्थापना की जा सके। प्लेटो दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्यों देगा? इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, क्योंकि दार्शनिक राजा में विवेक होता है और दार्शनिक राजा ने पूरा पूरा क्या ले रखी है बताओ? ट्रेनिंग ले रखी है। तो वो गडरिये की तरह खुद की भी रक्षा कर लेगा और किसकी रक्षा कर लेगा बताओ? जनता की भी क्या कर लेगा बताओ? रक्षा कर लेगा। तो प्लेटो ने अपना पूरा जो भी चिंतन देने के लिए उसमें भी कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? प्रयोजन मूलक पद्धति का भी प्रयोग किया है। ये नोट्स है, इन नोट्सों को पढ़ना है, लेकिन इन नोट्सों को पढ़ने के बाद में आपके खुद के भावों में, आपके माइंड में खुद का एक सेंटेंस बनना चाहिए, तब जाके तो चीजें एग्जाम में आपके सही हो पाएगी। कि आपसे पूछ लिया जाए, आप मान लो व्याख्या करो उद्देश्य परक पद्धति या प्रयोजन मूलक पद्धति क्या होती है, तो सिंपल भाषा में कि सर टेलोस, टेलोस का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन। तो उद्देश्य मूलक पद्धति या प्रयोजन मूलक पद्धति ये बोलती है कि इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितने भी विचार आ रहे हैं, जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं आ रही हैं, उनका कोई ना कोई क्या है सर?
उद्देश्य है, कोई ना कोई क्या है बताओ प्रयोजन है, कोई ना कोई क्या है बताओ लक्ष्य है। इसी पद्धति को कौन सी पद्धति बोलते हैं? और प्लेटो और अरस्तु दोनों के द्वारा कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया बताओ? ठीक है। उसके बाद में तो दो सिंपल पद्धतियां हैं, एक पद्धति का नाम कौन सी पद्धति है बताओ? ऐतिहासिक पद्धति है। ऐतिहासिक पद्धति में तो क्या होता है कि इतिहास के विभिन्न प्रकार के हम एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं और उन एग्जाम्पल का प्रयोग करके हम अपनी क्या देते हैं बताओ? अवधारणा देते हैं। जैसे ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्लेटो ने अपने राज्यों का जो वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट है ना, जो राज्यों के 4 चरण बताए, 4 अवस्थाएं बताई, उसमें उसने कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया है बताओ? ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। इसको ज्यादा कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। इतना आ जाए, क्या प्लेटो ने ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया था क्या? किया था। आगे हम देखेंगे कि इसका सबसे प्रभावी प्रयोग करता है मैकियावेली। मैकियावेली एक ऐसा विचारक था जो अपनी जिंदगी में इधर उधर घूम रहा था। तो उसने कहा मैं अपनी जिंदगी में, मैंने अपने इतिहास में जो जो देखा है, मैंने अपनी लाइफ में जो अनुभव किया है वो लिखा है, और पीछे के इतिहास में मैंने जो देखा है उसको लिखा है। ठीक है, तो ऐतिहासिक पद्धति का उसका ज्यादा प्रयोग वो करता है। इसके अलावा इसने एक और कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है बताओ? विश्लेषण विश्लेषणात्मक पद्धति या एनालिटिकल मेथड का भी प्रयोग किया है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? क्या है, क्यों है, कैसे हैं, कब से हैं, है ना? अगर आप ऐसे किसी अवधारणा को समझाने का प्रयास करते हैं, इसका मीनिंग है वो कौन सी पद्धति है बताओ? कौन सी पद्धति बताओ? ठीक है, जैसे उससे मैं पूछूं कि आदर्श राज्य, तो प्लेटो क्या बोलेगा? आदर्श राज्य को समझने से पहले किसको समझो बताओ? इससे पहले समझो आदर्श व्यक्ति क्या है। ठीक है, फिर आप समझो क्या है बताओ? आदर्श समाज क्या है। फिर आप समझो कि आदर्श राज्य क्या है। ऐसे अवधारणाओं को जब हम तोड़ तोड़ के क्या करते हैं बताओ? विश्लेषण करते हैं। उसी पद्धति को क्या बोलते हैं बताओ? दार्शनिक राजा क्यों है, दार्शनिक राजा क्यों बनाना चाहिए, दार्शनिक राजा का शासन ही सर्वश्रेष्ठ शासन क्यों है। ऐसे अगर आर्ग्यूमेंट ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वो कौन सी पद्धति होती है बताओ? विश्लेषणात्मक पद्धति। इस प्रकार से हमने कौन सी पद्धतियां समझी बताओ? प्लेटो के अध्ययन की क्या समझी बताओ? पद्धतियां समझी। समझ में आया? आया ना? कितनी पद्धतियां पर समझी बताओ देखें। चलो मैं 2 मिनट में पूरी पद्धतियों का रिवीजन वापस करवाता हूँ ना, या भी ऐसे ही बोर्ड वर्क करके करवा देता हूँ। पहली कौन सी पद्धति बताई बताओ? अरे कौन सी पद्धति बताई बताओ? निम्नात्मक पद्धति को कौन कौन सी पद्धति भी बोलते हैं? निष्कर्षात्मक पद्धति क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या निकालते हैं बताओ? निष्कर्ष निकाल लेते हैं। बताओ इसमें नियम पहले आते हैं या उदाहरण पहले आते हैं? नए से नियम पहले आएंगे और इस नियम के बाद में क्या आएंगे बताओ? उदाहरण आएंगे। ठीक है, इसमें बताओ सामान्य से किधर जाएंगे? विशेष की ओर। इसको कौन सी पद्धति भी बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति भी। कौन सी पद्धति बोलते हैं? मानकीय पद्धति भी बोलते हैं। कौन सी पद्धति बोलते हैं? ज्यामितीय पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, नेटलशिप ने क्या कहा था? प्लेटो की पद्धति ना तो निगमनात्मक है और ना ही आगमनात्मक है। अभी तो कौन सी पद्धति है बताओ? रचनात्मक पद्धति है। ठीक है, उसके बाद में बताओ अरस्तु ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? अरे कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? आगमनात्मक पद्धति, जो निगमनात्मक पद्धति की जस्ट क्या है बताओ? उल्टी है। बताओ कार्ल पोपर ने कौन सी किताब लिखी थी? द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। ओपन सोसाइटी के कितने दुश्मन है? 3 दुश्मन। कौन कौन है? प्लेटो, हिगल और मार्क्स। कौन दुश्मन है? और उस किताब में बताओ उसने प्लेटो को किसका प्रणेता कहा है? सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हमारे जीवन के क्या करती है? तमाम पक्षों पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है। वो हमारे परिवार पर नियंत्रण कर लेती है, हमारे धर्म पर नियंत्रण कर लेती है, हमारी राजनीति पर नियंत्रण कर लेती है, हमारी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर लेती है। ऐसी विचारधारा को हम कौन सी विचारधारा बोलते हैं? सर्वाधिकारवाद। ठीक है, उसके बाद में निगमनात्मक पद्धति के बाद में कौन सी पद्धति पढ़ी थी बताओ? द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति को कौन कौन सी पद्धति बोलते हैं बताओ? एक तो स्वाद पद्धति बोलते हैं और एक वार्तालाप पद्धति बोलते हैं। लेकिन द्वंद्वात्मक पद्धति को बताओ प्लेटो ने क्या बोला था? द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी। द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी। लेकिन द्वंद्वात्मक पद्धति को बताओ यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? एलन चोस। क्या बोलते हैं बताओ? एलन चोस। ठीक है, एलन चोस का मतलब क्या होता है? मैं क्वेश्चन करूंगा, आप क्या करेंगे? काउंटर क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में अवधारणाओं को हम क्या कर देंगे बताओ? समझा देंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे बताओ? एलन चोस बोलेंगे। काउंट। ठीक है, उसके अलावा बताओ द्वंद्वात्मक पद्धति का लिखित रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया?
प्लेटो ने, उसके बाद में आधुनिक समय में हेगल ने भी प्रयोग किया, मार्क्स ने भी प्रयोग किया और फ्रांसीसी फुकुयामा ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। लेकिन अरस्तु बोलता है भाई साहब इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने की कर लिया था? जॉन एलिया ने। ठीक है, आलिया भट्ट ने नहीं, एलिया ने, है ना? ठीक है, तो ये याद रखना। फिर ये कौन सी पद्धति पढ़ी थी हमने, बताओ कौन सी पद्धति बताओ? अनुरूपता की पद्धति यानी एनोलॉजी मेथड। एनोलॉजी का मेथड का तात्पर्य क्या है? अमूर्त घटनाओं को, जटिल अवधारणाओं को साधारण तरीके से समझाने के लिए अगर हम किसी दूसरे के साथ में साम्यता स्थापित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? एनोलॉजी मेथड बोलते हैं। जैसे उसने गुफा के रूपक के माध्यम से किसको समझाया? कौन से सिद्धांत को? प्रत्येक सिद्धांत को समझाया। फिर तीन जो वर्ग हैं उसको जो पशुओं के साथ में भी जोड़ के बताया और धातुओं के साथ में भी जोड़ के बताया। इसके अलावा उसने एक कठपुतली का सिद्धांत भी दिया। कठपुतली का रूपक या एक कौन सी डोरी? सोने की डोरी। कौन सी किताब में दिया था यह कॉन्सेप्ट? कौन सी किताब में दिया था? डालोज में। अरे सोने की डोरी और कठपुतली का रूपक कौन सी किताब में दिया था? डालोज में। ठीक है, उसके अलावा उसने बोला शासन करना अपने आप में क्या है? कला है। उसने बोला जिस प्रकार से पशुओं की नस्लों को सुधारा जा सकता है उसी प्रकार से इंसानों की नस्लों को भी क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। उसके बाद में कौन सी पद्धति पढ़ी? कौन सी? हाँ, उद्देश्य मूलक या प्रयोजन मूलक पद्धति यानी टीलियोलॉजिकल मेथड। तो टीलियोलॉजिकल मेथड क्या होती है कि भाई प्रत्येक चीज का कोई ना कोई उद्देश्य है, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य है, प्रत्येक विचार का कोई ना कोई उद्देश्य है ना? प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो उसी के पीछे भाग रहा है। और आपका भी कोई ना कोई टेलोस है, हमारा भी कोई ना कोई टेलोस है, उसी के पीछे हम भाग रहे हैं, आप अपने टेलोस के पीछे भाग रहे हैं। और प्लेटो और अरस्तु दोनों के द्वारा कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है? प्रयोजन मूलक पद्धति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में उसने ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया और कौन सी पद्धति का प्रयोग किया बताओ? विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। आज की क्लास में हमने अध्ययन पंक्तियां कंप्लीट पढ़ ली है। ठीक है, तो अब आपको ऐसे तो नहीं लग रहा है कि सर ऐसे आप अध्ययन पद्धतियां एक दिन में पढ़ाओगे तो हमारा सिलेबस कब होगा? ऐसे लग रहा है? लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही निगमनात्मक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति जब मेरे को अरस्तु वाले चैप्टर में बतानी होगी, हॉब्स वाले चैप्टर में बतानी होगी, तो वहां पे मैं इन पद्धतियों को आधे घंटे के बजाय 5 मिनट बताऊंगा। समझ पा रहे हो आप? तो वहां हमारी इतनी एनर्जी नहीं लगेगी। जैसे डायलेक्टिकल मेथड यहां मैंने आपको थोड़ी आपकी खोपड़ी में डाल दी है, जब कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो वापस डायलेक्टिकल मेथड आएगा, हेगल के बारे में कहीं समझेंगे तो वापस से डायलेक्टिकल मेथड आएगा, जब फ्रांसीसी फुकुयामा को पढ़ेंगे तो वहां पे भी कौन सी मेथड आएगी बताओ? डायलेक्टिकल मेथड आएगी। तो वहां पे अरे आज तो ये पहली बार, मान लो आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये न शब्द पहली बार सुन रहे हैं। बहुत सारे साथियों ने मान लो तैयारी की तो उन्होंने सुना है, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी तो है ना जो आज इन शब्दों की शब्दावलियों को पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन अगली बार जब मैं बताऊंगा तो मैं यहाँ पे अपनी एनर्जी आधी कर दूं, एनर्जी तो पूरी रखूंगा लेकिन समय क्या कर दूंगा बताओ? आधा कर दूंगा, है ना?